अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 6 मैनेजमेंट अकाउंटिंग का स्टार्ट हो गया जी। अच्छा जी, बेसिक्स में क्या रह गया हमारा? हैं स्टेप फिक्स कॉस्ट वो रहती है यार। स्टेप फिक्स कॉस्ट आपको नहीं आती। अब मैंने आपको बताया तो था कि अगर 70 स्टूडेंट्स जा रहे हैं तो 72 सीटों वाली बस काफ़ी है, लेकिन चौथे महीने में अगर 80 बच्चे आ गए, अगर 80 बच्चे आ गए तो फिर ना तो किसी स्टूडेंट को खड़ा करना है ना छात पे बिठाना है, ठीक है ना। तो हमें फिर बंदोबस्त करना पड़ेगा मजीद सवारी का। 90 आ जाएं, 100 आ जाएं, 70 से ऊपर, यूँ समझ लें 72 नहीं 70 सीटें थी, 70 सीट्स थे, ठीक है। तो 70 सीट्स तक हमारी एग्जाम्पल के अंदर बच्चे जा रहे थे उसी एक बस में। जब उससे बच्चे बढ़ेंगे तो आपको नई कोई बस, कोई वैन, कोई चीज़ हायर करनी पड़ेगी। अब वो जो नई चीज़, मिसाल के तौर पे हम कहते हैं जी अवेलेबल ही सिर्फ बसेज हैं, मसलन आसानी के लिए कहते हैं, तो अगर हमारे बच्चे 90 तैयार हो जाएं ट्रिप पे जाने के लिए तो हमें एक 70 वाली बस नहीं चाहिए, हमें एक और बस पूरी लानी पड़ेगी। वैन भी हो सकती थी, लेकिन मैं ज़रा आसानी के लिए कह रहा हूँ एक और बस हम ले आएंगे। अब वो एक और बस जो आएगी उसका किराया कितना होगा? 15,000, और उसमें सीटें कितनी होंगी? 70। अब चाहे हम 90 लेके जाएं, 100 लेके जाएं, 140 तक फिर एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, लेकिन फिक्स कॉस्ट क्या ले जाती है? बीच में एक स्टेप। तो यहां पर मैं आपको उसकी, बल्कि इसी में ही बना लेते हैं एग्जांपल, इसी को बढ़ा लेते हैं। ये देखो, ये तो सारी मेहनत ही जाती रहेगी। चलो खैर, जाती है तो जाती रहे। बल्कि मुझे क्या चाहिए? मुझे तो सिर्फ बस कॉस्ट चाहिए ना। ये ले, हमने बात ये की थी इस तरह से, अगर 15,000 किराया लगा, फिर 15 ए पे तो लगना ही नहीं था, ठीक है। 15,000 किराया बस का है तो 30 बच्चे जाएं, चाहे 50 बच्चे जाएं, चाहे 70 बच्चे जाएं, क्योंकि बस के अंदर सीटें कितनी हैं। तो ये फिक्स कॉस्ट थी, ये चेंज नहीं होती थी। लेकिन हमारे स्टूडेंट्स आ गए अगले महीने में, लेट्स से 90। अब दोनों तरह से हो सकता है। आप यूँ भी कह सकते हैं कि नहीं जी हमने तो बस नहीं, हमने तो छोटी वैन मंगवानी है, वो छोटी वैन मंगवा लें, कोई बात नहीं। लेकिन मैं ज़रा आसानी के लिए कह रहा हूँ बस ही मंगवाओ, ठीक है। अब एक और बस आ गई, किराया कितना हो गया? एकदम से फिक्स कॉस्ट स्टेप लिया। लेकिन अब आगे 90 जाएं, 110 जाएं, 130 जाएं, 140 तक, फिर क्या हो जाएगा? ये एक स्ट्रेट लाइन। यानी मैं अगर इसका ग्राफ बनाऊं तो ग्राफ कुछ इस तरह का बनेगा। दस, 20, 30, 40, 50, इतने दूर दूर क्यों रखा हुआ है हमने? इनको करीब करीब करते हैं, हमारी तो फिक्स कॉस्ट। ये हमारा मामला पहले से था, ठीक है जी, कि अगर 10, 20, ये 1000 है, ठीक है, 30, 40, तो ये हमारी क्या है जी? टोटल बस कॉस्ट, टोटल बस कॉस्ट रुपीज में, और ये हमारे थे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। अब ये मामला चल रहा था हमारा, ऐसा ही है ना, क्योंकि 30 गए थे, 50 गए थे या 70 गए थे, कॉस्ट तो सेम थी। लेकिन अब जब हमारे स्टूडेंट्स हो गए 90, ये समझने के लिए मैं कह रहा हूं, एक स्टूडेंट भी ऊपर हो गया तो पूरी बस और मंगवाएंगे। लॉज बड़े सख्त हैं हमारे मुल्क के। चलनी भी सिर्फ बस है, मसलन चलनी भी सिर्फ बस है, और 70 से ऊपर 71वां बच्चा है तो वो अकेला बेशक बैठा होगा बस में, और यार आधे आधे कर लेना, बाद में जरा खुले खुले चले जाएंगे, 2-2 सीटों पे एक को बिठा लेना, वैसे कह रहा हूँ, ठीक है। एक बच्चा भी एडिशनल हो जाए तो कॉस्ट जो हमारी क्या हो जाएगी? कॉस्ट हमारी हो जाएगी जनाब 30। देखे ना जी, ये स्टेप। तो इसको कहते हैं फिक्स कॉस्ट गिवन लेवल ऑफ एक्टिविटी में
सेम रहती है, चेंज नहीं होती। अच्छा 90 चले जाएं, 100 चले जाएं, फिर 110 चले जाएं, एंड सो ऑन टिल 140। तो इससे मतलब फिर ये कहानी यूं चल पड़ेगी। तो असल में क्या होता है, 70 से ऊपर जो भी बच्चा आता है, ये स्टेप फिक्स कॉस्ट इसको कहते हैं। ठीक है जी, फिक्स कॉस्ट क्या ले जाती है जी, एक स्टेप। ठीक है जी, ये स्टेप फिक्स कॉस्ट। इतनी सी बात थी, ये रहता था जाने, ये तो आपको वैसे ही पता होना चाहिए। अगर आप अब आए अपने इस नोट्स पर, ये तो इट इज अ टाइप ऑफ फिक्स कॉस्ट दैट इज ओनली फिक्स्ड विद इन रेलेवेंट रेंज ऑफ एक्टिविटी। भी फिक्स कॉस्ट होती है किसी रेलेवेंट रेंज ऑफ एक्टिविटी के अंदर फिक्स्ड है, और अगर आप उस एक्टिविटी लेवल से ऊपर जाएंगे आपको कैपेसिटी इंक्रीज करनी पड़ती है। जैसे आपने एक फैक्ट्री लगाई हुई है, वो 1 लाख यूनिट्स साल में बनाने की कैपेसिटी रखती है। अब आपकी प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ गई, अब आपको सालाना 1.5 लाख यूनिट्स बनाने पड़ते हैं, तो आपको अपनी फैक्ट्री की कैपेसिटी इंक्रीज करनी पड़ेगी। तो क्या करोगे, नई फैक्ट्री लगाओगे या फैक्ट्री किराए पे लोगे। फैक्ट्री किराए पे लोगे तो उसका रेंट फिक्स कॉस्ट पहले भी मिसलन किराए पे थी, तो आपने साथ वाली जो है वो बिल्डिंग भी किराए पे ले ली। आपके पास एक वेयर हाउस है, आप डिस्ट्रीब्यूटर हैं, ठीक है जी, आपका काम बढ़ गया, आपको पहले क्या था 1 लाख रुपया किराया था महीने का, आप वेयर हाउस यूज़ कर रहे थे, आपका काम बढ़ गया, आपको साथ वाला वेयर हाउस भी किराए पे लेना पड़ा, अब किराया हो गया, लेकिन कैपेसिटी बढ़ गई। फिर एक गिवन लेवल तक, जहाँ तक कि वो ना भर जाए, आपकी वो कॉस्ट फिक्स रहेगी। तो ये है स्टेप फिक्स कॉस्ट। Once the upper level of activity level is reached, then a new higher level of fixed cost becomes relevant. For instance, a finished good warehouse, अच्छा यहाँ भी warehouse ही है, has capacity to store 5,000 units and company pays 25,000 per month for this warehouse. The company wants to store any units below 5,000 or equal to 5,000, rent cost will not increase. If more than 5,000 units are required to store, then fixed cost will definitely increase. It can be shown graphically as this. ठीक है, सही है, कोई मसला? मैंने तो ये नहीं पूछा था कि क्या रहता था, ये वाला मैंने तो ये पूछा था कि क्या रहता था। वैसे अब क्या रहता है, परसेंटेजेस। परसेंटेजेस क्या यार, चलो कर लेते हैं थोड़ी सी बात इन पे। अच्छा जी, थोड़ी सी डिस्कशन अगर हो जाए मार्कअप और मार्जिन की। अच्छा एक बात तो ज़रा जहन में बिठाएं ना कि मार्कअप या मार्जिन, ये प्रॉफिट को शो करने के ना दो तरीके हैं। मैं एक मिसाल, पहले मार्कअप मार्जिन से भी पीछे जाके एक मिसाल आपको समझाता हूँ। मसलन हमने एक चीज़ खरीदी 200 रुपये की, और हमने उसको सेल किया लेट से 250 रुपये, तो हमें प्रॉफिट कितना आया, 50 रुपये। अब ये रुपीज़ के अंदर कहानी, ठीक है जी, लेकिन रुपीज़ में तो सिर्फ यही रहेगा ना, अब इसको आगे यूज़ तो नहीं कर सकते, इसलिए परसेंटेज निकाल ली जाती है कि ये हम जो है वो ये वाला कॉम्बिनेशन, ये वाला जो ये फॉर्मूला है, ये परसेंटेज है, किसी और जगह पे भी अप्लाई कर सकें। अब मैं आपसे कह रहा हूँ जी कि आप ना मुझे प्रॉफिट रुपीज़ में नहीं बताएं, आप मेहरबानी करें मुझे प्रॉफिट परसेंटेज में बता दें। अब आपका अगला सवाल आएगा, ठीक है परसेंटेज तो बता दें, परसेंटेज ऑफ व्हाट, परसेंटेज ऑफ सेल बताएं आपको या परसेंटेज ऑफ कॉस्ट? तो मैंने कहा जी कि एज अ परसेंटेज ऑफ कॉस्ट बता दें। अच्छा अब अगर प्रॉफिट को कॉस्ट के साथ जोड़ें तो इसको मार्जिन कहते हैं ना, मार्जिन नहीं कहते? चलो शुक्र है, आवाज़ आई है, इसका मतलब ये कि सुनी हुई है ये बात। नहीं, मार्कअप मीन्स ऑन कॉस्ट, ठीक है। तो अगर आपने मार्कअप निकालना है, ठीक है, तो मार्कअप निकालना है तो आप क्या कर लो, आप प्रॉफिट को कॉस्ट से डिवाइड कर दो, ठीक है। मार्कअप की परसेंटेज अगर मैंने निकालनी है तो मैं कहूँगा जी ₹50 मेरा प्रॉफिट है, इसको डिवाइड कर दें किससे जी, कॉस्ट से। ₹200 इंटू 100 इज इक्वल टू जी 25%, एग्जैक्ट 20। अब ये 25% है ऑन कॉस्ट। अच्छा प्रॉफिट यही रखें, लेकिन मुझे इसको बता दें एज अ परसेंटेज ऑफ सेल, मार्जिन परसेंटेज बताएं। भैया प्रॉफिट तो बिजनेस का वही रहना है ना,
एक बंदा कहे जी मैं इतने % मार्कअप पे बेचता हूँ, उसके साथ दुकान वाला कह रहा है मैं इतने % मार्जिन पे बेचता हूँ, प्रॉफिट दोनों का सेम नहीं हो सकता क्या? हो सकता है, सिर्फ उसको प्रेजेंट करने का तरीका डिफरेंट हो रहा है। यानी अगर मैंने मार्जिन की % निकालनी है तो मैं क्या करूंगा, अभी आप पिछले वाले को देखकर बता सकते हैं अभी मैंने मार्कअप मार्जिन की कैलकुलेशन नहीं शुरू की, वैसे ही जरा गपशप लगाने लग गया आपके साथ थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली। जी डिवाइड कर दें इसको किसके साथ, सेल्स के साथ, 250 के साथ इनटू 100, आंसर क्या आता है जी? एग्जैक्ट, बड़ा अच्छा सवाल बन गया यार ये तो। फिर अब ये 20% ऑन कॉस्ट या 25% ऑफ कॉस्ट या 20% ऑफ सेल आ गया। अच्छा अब मैं इसमें से ना कोई एक चीज मिस कर देता हूं, मैं कहता हूं जी ये लो, बल्कि सिर्फ कॉस्ट दे देता हूं अब मेरा ये क्वेश्चन बन गया, क्वेश्चन है मेरा कॉस्ट गुड्स की कितनी है जी 200, और मुझे कैलकुलेट कर दें आप प्रॉफिट की % कैलकुलेट कर दें, प्रॉफिट कैलकुलेट कर दें। सिर्फ आपके सामने क्या लिखा हुआ है, कॉस्ट। जरा भूल गए हो ना बीच में किधर क्या था, क्या है सेलिंग प्राइस है? शर्म नहीं आती, 250। कहाँ है सेलिंग प्राइस, हमें नहीं पता सेल कितनी है, ठीक है। हाँ भाई कितनी है सेल प्राइस, हमने चीज 200 की खरीदी, कितने की बेची पता नहीं, कितने प्रॉफिट पे बेची, कितने रुपए के प्रॉफिट पे बेची, किसी ने 50 तो नहीं बोला। हाँ, हमने ये जो गुड्स 200 रुपए की चीज खरीदी थी कितने की बेची, बोलो बोलो, नहीं पता। कितने प्रॉफिट, कितने रुपए के प्रॉफिट बेची, नहीं पता। हाँ इतना पता है हमने इसको 25% मार्कअप पे बेचा, ठीक है। अब यहां से हमने एक इक्वेशन बनानी है, ठीक है। अच्छा अगर % प्रॉफिट की लिंक कर दी गई कॉस्ट के साथ तो इसको मार्कअप कहते हैं, ऐसे ही है ना। तो असूल भी क्या बनेगा जी, असूल ये बनेगा इफ प्रॉफिट % इज लिंक्ड विद कॉस्ट, यानी जिसको मार्कअप भी कहते हैं, तो हमने एक इक्वेशन बनानी है। इक्वेशन बड़ी सादा सी है, बचपन से आपको पता है, जिसने अकाउंटिंग ना पढ़ी हो उसको ही पता होता है कि आपने 200 की चीज खरीदी, उस पर कुछ प्रॉफिट ऐड किया, तो ये आपकी सेल प्राइस है। तो इस इक्वेशन को कहते हैं कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू, तो ये स्टेप 1 है हमारा। स्टेप 1 क्या है, प्रिपेयर इक्वेशन। ऐसे थोड़ी पर्चे में करेंगे प्रिपेयर इक्वेशन की हेडिंग देंगे, तो सर आपको आज पहले दिन सिखा रहा हूँ, ये तो मतलब कैलकुलेटर पे ही कर लिया करेंगे, बस उसकी वर्किंग शो किया करेंगे डायरेक्ट, लेकिन जहां जरूरत पड़ेगी इक्वेशन बना भी लेंगे, कोई मसला नहीं, ठीक है। तो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल। अब ऊपर क्या लिखा हुआ है, प्रॉफिट की % किसके साथ लिंक्ड है, तो जिसके साथ प्रॉफिट की % लिंक की गई है इस इक्वेशन में उसको क्या ले लो 100। ये % में इक्वेशन किस में बनती है जी, तो ये परसेंटेजेस है, बस लिखते नहीं होते हम परसेंटेज। तो इसका मतलब 100 प्लस, अब सवाल ने क्या बताया, कितने % प्रॉफिट है, 25% प्रॉफिट है, ठीक है। 25% प्रॉफिट, तो 100 में आपने ऐड किया 100% में 25%, तो टोटल क्या आ गया, अब ये बैलेंसिंग निकला है, ये क्या है जी 125। अच्छा बेसिक्स के सवाल सारे किए थे एक सीटिंग में बैठ के किसी ने, या बस मैच का इंतजार करते रहे और फिर उसके बाद शौक मनाते रहे जी? किस किस ने सारे सवाल एक सीटिंग में किए थे, कोई है सब एक सीटिंग, चलो 2 में कर लिए, चलो ज़्यादा हो गए थे 2 में। किसने सवाल किए ही नहीं, बिल्कुल हाथ ही नहीं लगाया, छोड़ो बस छुट्टी मनाए, वो फिर अगली बार की तैयारी करें ना अभी से। अच्छा तरतीब अपनी ज़िंदगी की सही कर लें अब। अच्छा ले जी, अब रिक्वायरमेंट कुछ भी हो सकती है, मुझे गिवन क्या है, मुझे गिवन क्या है अभी तक, ये सामने देखो गिवन क्या है, कॉस्ट। क्या निकालना है इससे, सेल निकालनी। चलो अगर मैंने मसलन सेल्स निकालनी है तो अब एक फॉर्मूला है, स्टेप 2 क्या हुआ करेगा, स्टेप 2 है हमारा कि हम रिक्वायर्ड अमाउंट निकालेंगे यूजिंग फॉर्मूला, यूज फॉलोइंग फॉर्मूला टू कैलकुलेट रिक्वायर्ड अमाउंट, टू कैलकुलेट रिक्वायर्ड अमाउंट। जो आपको अमाउंट रिक्वायर्ड है वो आप इस फॉर्मूला के जरिए निकालें। किस फॉर्मूला के जरिए जी,
इस फॉर्मूला के जरिए। किसके जरिए जी? इसके जरिए। रिक्वायर्ड क्या है? तो रिक्वायर्ड अमाउंट निकलेगी आपकी, जो आपको गिवन अमाउंट है उसको पहले पकड़ लें, गिवन अमाउंट, ठीक है जी। इसको डिवाइड कर दें आप गिवन अमाउंट की परसेंटेज से, जो आपने अभी अभी निकाली है, गिवन अमाउंट की परसेंटेज से, और जिस पर जाना है, जो कैलकुलेट करनी है, जो फिगर रिक्वायर्ड है, उसकी परसेंटेज से क्या कर दें, रिक्वायर्ड अमाउंट परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर दें। ये देखा हुआ है पहले ये फॉर्मूला, बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है, कोई मुश्किल बात नहीं। तो पहला स्टेप क्या निकला था जी? पहला स्टेप क्या है? इक्वेशन बनाएंगे, ये जनाब पहला स्टेप। क्या करेंगे जी? इक्वेशन, प्रिपेयर इक्वेशन। सिंपल सी बात है। उसके बाद जब इक्वेशन बन जाएगी तो अब आप सवाल के अंदर ये देखो, आपको गिवन क्या है और आपने निकालना क्या है, ठीक है जी। तो फॉर्मूला को मैं ज़रा डिब्बा लगा दूं, ये हमारा फॉर्मूला। सिचुएशन 100 सिचुएशंस बना लो, 100 सिचुएशंस बना लो, कोई मसला नहीं। रिक्वायर्ड क्या है? आपने क्या बोला था? सेल्स निकाल लो। चलो जी सेल्स निकाल लेते हैं। गिवन क्या है? कॉस्ट कितनी? 200। अच्छा, अब इसकी परसेंटेज ऊपर इक्वेशन में देखो कितनी आ रही है, कॉस्ट की परसेंटेज कितनी है? 100। तो डिवाइड करो इसको 100 से। रिक्वायर्ड क्या है आपको? उसकी परसेंटेज कितनी है इक्वेशन में? अब आंसर निकालो कैलकुलेटर पे, तो वो आएगा 250 रुपीज। सही है? अच्छा, किसी ने कहा नहीं जी ये तो आपने निकाली ना सेल, हमें चाहिए प्रॉफिट। कॉस्ट तो बेटर गिवन है ना, वो कैसे चाहिए? हाँ, सेल गिवन होगी 250 तो कॉस्ट निकालनी, तब एक चीज मिसिंग, एक चीज दे दी है, बाकी मिसिंग की है ना। कोई बच्चा कहता नहीं जी मुझे प्रॉफिट निकाल कर दें, अब कोई तो कहेगा जी ऐसे ही निकाल लें 250 माइनस 200। मैं कह रहा हूँ नहीं, ये नहीं निकाली हमने, डायरेक्ट ही क्या निकालना है? कॉस्ट। अगर डायरेक्ट कॉस्ट निकालनी है तो फॉर्मूला फिर वही है, ऊपर देखो गिवन क्या है हमें सवाल के अंदर, वही 200 की कॉस्ट गिवन है। तो कॉस्ट की परसेंटेज इक्वेशन में देखो कितनी है, 100 से डिवाइड करो। रिक्वायर्ड अब क्या है हमें? उसकी परसेंटेज क्या है? अब आंसर निकालोगे तो 50 रुपीज आएगा। सही है? तो ये हमारा मार्कअप मार्जिन कैलकुलेट करने का, अप्लाई करने का तरीका है। इसको ऐसे अप्लाई कर लें, जो मर्जी सिचुएशन बनती रहे। अच्छा, आप कहते हो जी नहीं मार्कअप नहीं, मार्जिन गिवन है सवाल में। प्रॉफिट वही 20 रुपये, 25 कितना था, 50, प्रॉफिट वही 50 रुपये था, बस उसको डिनोट करने का तरीका डिफरेंट है ना। तो मैं कहता हूँ नहीं जी मुझे सवाल में मार्कअप नहीं गिवन, मुझे सवाल में क्या गिवन है? मार्जिन। अब क्या फर्क पड़ेगा देख लेते हैं। इफ कॉपी पेस्ट तो करें ना जरा, फायदा तो चुके ना, फायदा ले, और फिर चेंज देखेंगे हम कहाँ कहाँ चेंज आया। अच्छा जी, इफ प्रॉफिट परसेंटेज इज लिंक्ड विद सेल या सेल प्राइस, जो भी कह लें, ठीक है जी, तो इसको कहते हैं मार्जिन। इसको क्या कहते हैं जी? तो स्टेप 1 आज भी वही है, प्रिपेयर क्या करेंगे पहले, लेकिन इधर देखिएगा जरा, देखिएगा बैलेंसिंग फिगर सेल निकाली थी, कॉस्ट को 100 लेकर, क्योंकि परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट किसके साथ लिंक्ड थी? अगर परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट लिंक कर दी जाए सेल के साथ तो फिर 100 किसको लेंगे? तो असूल क्या बना, जिसके साथ प्रॉफिट की परसेंटेज लिंक्ड है इस इक्वेशन में उसको क्या ले लें? 100। और प्रॉफिट की परसेंटेज तो गिवन ही होती है, तो प्रॉफिट कितना है जी? 25 मत बोलो खुदा के लिए, मार्जिन 20% है, ये 20% मार्जिन सवाल के अंदर गिवन है, मार्कअप नहीं गिवन, तो 100 इसको ले लिया, प्रॉफिट 20। तो फिर बैलेंसिंग, अब इधर देखो बैलेंसिंग क्या निकाल लिया हमने यहाँ पर? कॉस्ट कितनी जी? 80। ठीक है, सही है। इक्वेशन बनाने का तरीका थोड़ा सा बदल गया, वहां पे 100 कॉस्ट को लिया, सेल बैलेंसिंग, यहाँ पे चूंकि परसेंटेज सेल के साथ लिंक थी तो असूल क्या बना?
जिसके साथ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट लिंक्ड है उसको क्या कर लें 100, तो फिर इसको 100 लिया तो प्रॉफिट 20 था, तो बैलेंसिंग क्या निकाल लिया फिर कॉस्ट। अब क्या चाहिए आपको, फॉर्मूला तो सेम ही है, क्या चाहिए मतलब क्या चाहिए, सेल्स निकालनी है या प्रॉफिट, सेल्स निकालनी है या प्रॉफिट, सेल्स निकाल लेते हैं पहले, सेल्स निकाल लिया। अब गिवन अमाउंट क्या है सवाल में, वही 200, देखो गिवन अमाउंट क्या है लेकिन फॉर्मूला थोड़ा सा बदल गया, ठीक है। गिवन तो वही है ना, सवाल तो वही है, गिवन क्या है कॉस्ट। अब कॉस्ट की परसेंटेज ऊपर इक्वेशन में देखो कितनी है 80, तो 80 से डिवाइड करो, गिवन 80 कॉस्ट थी 80%, उसकी परसेंटेज हमने मतलब इक्वेशन बनाई थी तो डिवाइड कर दिया उसको 80 से। रिक्वायर्ड क्या है सेल, अपनी इक्वेशन में देखो, वो इक्वेशन नहीं देखनी, ये बनाइए आपने इक्वेशन, अपनी इक्वेशन देखो सेल की परसेंटेज क्या है, 100 से मल्टीप्लाई करो आंसर 250 ही आएगा। फिर कहता नहीं जी मुझे प्रॉफिट निकाल दे, ये नहीं निकालने, ये हमने नहीं निकाला, प्रॉफिट निकाल दे। अच्छा तो गिवन क्या है, वही कॉस्ट, परसेंटेज क्या है कॉस्ट की 80, रिक्वायर्ड क्या है, अब परसेंटेज कितनी है, आंसर बताओ। तो भाई बात ये है कि सिर्फ कैलकुलेशन का तरीका चेंज किया हम, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। इक्वेशन बनानी है तो यहां पर मैं रूल लिख देता हूं, ठीक है जी, कि जिसके साथ प्रॉफिट परसेंटेज लिंक्ड हो, जिसके साथ प्रॉफिट की परसेंटेज को लिंक किया गया हो, बल्कि यूं लिख लो परसेंटेज जिसके साथ प्रॉफिट की परसेंटेज को लिंक किया गया हो उसे 100 ले लें, ठीक है जी, उसे 100 ले लें। कहाँ पे, इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन की बात हो रही। और जब ये हो जाए, इक्वेशन बन जाए, तो फिर ये फॉर्मूला यूज करें और अपनी रिक्वायर्ड अमाउंट निकालें, ठीक है। अच्छा अब सवाल के अंदर अगर गिवन मसलन गिवन सेल होती 250 होती, 250 है ना हमारी सेल, गिवन सेल होती, जरा कैलकुलेटर हाथ में रखो, इक्वेशन तो ऐसे ही बननी है, कॉस्ट गिवन सेल है, गिवन प्रॉफिट है, गिवन कॉस्ट, कोई भी चीज गिवन है उसको साइड पे कर दो। पहले ये देखो सबसे पहले प्रॉफिट की परसेंटेज किसके साथ लिंक्ड है, अगर कॉस्ट के साथ तो इक्वेशन ये बन गई। अब मसलन सवाल के अंदर आपको 250 की सेल्स वैल्यू गिवन है, आपको कहते हैं सवाल में कॉस्ट निकाल दो, कैसे निकालोगे, कैलकुलेटर पकड़ो, गिवन अमाउंट क्या होगी फिर 250 डिवाइडेड बाय 125 मल्टीप्लाइड बाय 100, आंसर आएगा 200, चेक करो। कोई कहे प्रॉफिट निकाल दो, वही गिवन अमाउंट क्या है 250 डिवाइडेड बाय 125 इंटू 25, चेक करो 50। सवाल में प्रॉफिट दे दे, ना सेल दे ना कॉस्ट दे, कहे निकाल दो, सेल प्राइस निकालनी पड़ सकती है ना, यही काम करना है, आगे जाके कर रहे होते हैं हम मुख्तलिफ सवालों में, ठीक है। तो मसलन सवाल के अंदर उसने 50 रुपए की फिगर दी और बोला मार्कअप ऑफ 25% इज अर्न्ड बाय द कंपनी, कैलकुलेट सेल प्राइस, निकाल सकते हो। इक्वेशन ऐसे ही बनेगी, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल टू सेल, कॉस्ट के साथ परसेंटेज लिंक्ड है तो कॉस्ट को 100 ले लिया, इक्वेशन बन गई। अब गिवन है सवाल के अंदर 50 रुपए का प्रॉफिट, तो गिवन अमाउंट 50 रुपए, डिवाइड करोगे उसको इसकी परसेंटेज, प्रॉफिट की परसेंटेज क्या है 25 से डिवाइड करो, क्या चाहिए सेल चाहिए तो 125 से मल्टीप्लाई कर दो, कॉस्ट चाहिए तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, चेक करके देख लो। तो ये ऐसा फॉर्मूला, ऐसी तरतीब है कि जो मर्जी सवाल के अंदर करता रहे, सेल देकर कॉस्ट निकलवाए, प्रॉफिट निकलवाए, कॉस्ट देकर सेल निकलवाए, प्रॉफिट देकर सेल निकलवाए, कॉस्ट निकलवाए, जो मर्जी करता रहे। हमारा काम सिर्फ क्या है, इक्वेशन बनानी है, और इक्वेशन बनाते क्या ध्यान रखना है, अगर प्रॉफिट की परसेंटेज सेल्स के साथ लिंक्ड है तो सेल को इस इक्वेशन में 100 लें, प्रॉफिट लिखें, बैलेंसिंग कॉस्ट, और अगर प्रॉफिट की परसेंटेज कॉस्ट के साथ लिंक्ड है तो कॉस्ट को 100 लें, प्रॉफिट लिखें और बैलेंसिंग सेल, सही है। उसके बाद ये इक्वेशन है गिवन अमाउंट ओवर गिवन अमाउंट परसेंटेज इनटू, और मार्कअप मार्जिन में कोई फर्क नहीं है, ये मैंने आपको ऊपर प्रूव किया है, ये देखो एक मार्कअप था दूसरा मार्जिन था, ये दोनों को यूज करके मैंने सवाल किया है, आंसर तो सेम आ रहा है। प्रॉफिट तो उस बिजनेस का वही है ना, वो 25% कॉस्ट प्लस 25% कमाता है, या वो सेल्स का 20% कमा रहा है, बात तो एक ही है। तो ये बस जो है वो
प्रॉफिट को डिनोट करने के दो डिफरेंट तरीके हैं। ओके, हाँ जी, समझ आती है बात? पर टाइम लगा दिया यार इस पे आपने, समझ आ गया? और ये मार्कअप मार्जिन निकलता कैसे है मैंने आपको ये भी बता दिया, कहीं जो जरूरत पड़ जाए, है जी। तो ये मैंने क्या किया, आपको मार्कअप या मार्जिन निकालना सिखा। तो ये हमारा सवाल बन गया, मैंने इसी से ही काम चला लिया। ठीक है, अब जरा आ जाएं अपने सवालों पर। ये जो क्वेश्चन है ना नंबर 3, 4, 5, 6, 3 से 6 तक ये यही सवाल है। मार्कअप मार्जिन यूज करके इनको आपने करना है। तो कोई एक करा देता हूं, कोई अपनी मर्जी का बताओ, बाकी आपने करने हैं। अब क्या मैं कराऊं सारे? अगर तो टाइम किल करना, आप भी टाइम पास करने आए हैं तो टाइम तो अच्छा गुजर जाएगा, कर लेते हैं, क्या ख्याल है? नहीं, हम टाइम पास थोड़ी करने आए, पढ़ने आए हैं। बोलो कोई एक अपनी मर्जी का बोलो। 6 करा दें जी, ले जी 6। कॉस्ट ऑफ सेल इज 240, जीपी मार्जिन इज 40%। तो क्वेश्चन नंबर 6 की फरमाइश आई है जी। स्टेप 1, C + B = S बनाएंगे। बोलो, अब मार्जिन है, मार्कअप है, प्रॉफिट की परसेंटेज सेल के साथ लिंक्ड है, कॉस्ट के साथ लिंक्ड है, तो फिर किसको 100 लेंगे इस इक्वेशन में? सेल को 100 ले लिया जी, लें जी 100। अच्छा, उसके बाद प्रॉफिट कितने परसेंट है? 40 लिख लिया। अब बैलेंसिंग क्या निकल आया? नहीं, बैलेंसिंग है क्या? कॉस्ट, और वो है 60। ठीक है, एक कॉस्ट वाला भी कराऊंगा, वो मतलब मार्कअप वाला भी करा दूंगा। अच्छा जी, स्टेप 1 हो गया जी, ये हमारा स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2 में क्या करना है? जो अमाउंट रिक्वायर्ड है वो फॉर्मूला से निकाल लें। अब रिक्वायर्ड क्या है सवाल में? आगे देखा जीपी, ओए प्रॉफिट निकाल दो, सुभान अल्लाह। तो रिक्वायर्ड अमाउंट प्रॉफिट है, ग्रॉस प्रॉफिट, तो प्रॉफिट निकाल लेते हैं जी। प्रॉफिट निकालना है तो सवाल में गिवन क्या है? कॉस्ट। गिवन क्या है? कॉस्ट। तो कॉस्ट को लिखा हमने, कितनी है कॉस्ट जी? 240,000 है, ₹240,000। आप गिवन अमाउंट को डिवाइड कर दें गिवन अमाउंट की परसेंटेज है जो इक्वेशन में गिवन है हमें। तो इक्वेशन में क्या परसेंटेज है गिवन अमाउंट की? 60। डिवाइड करो इसको 60 से, मल्टीप्लाई 40। क्यों? अच्छा, प्रॉफिट चाहिए। मैं 100 से करने लगा तो मुझे लगा सेल चाहिए। गुड, समझ आ गई आप हैं जी? आंसर 160,000। ठीक है, सही है। ऐसे हो जाएंगे सवाल ये? नो सर, किसने बोला? शरारतें करते हो मेरे साथ? पहले दिल दुखी है बड़ा। और जी ये कॉस्ट वाला भी करवाओ। अब ये ऊपर वाले ना कर ले, 5th ही ना कर ले, 5th मार्कअप। 5th सही है, कर दूं? अच्छा, मार्कअप, जीपी मार्कअप इज 35%। तो पहले तो ये बना लेना, C + P = S में, चूंकि मार्कअप है, मार्कअप, तो मार्कअप का मतलब होता है ऑन कॉस्ट, तो इसका मतलब प्रॉफिट की परसेंटेज लिंक कर दी गई है विद कॉस्ट। तो 100 किसको लेंगे इस इक्वेशन में अपनी में? कॉस्ट को। ठीक है जी, अच्छा, तो 100 आ गई कॉस्ट। प्रॉफिट कितने परसेंट कह रहा है जी? 35। तो बताओ जी सेल फिर कितनी होगी? बिल्कुल सादा बच्चों वाली ये इक्वेशन है कि अगर 100 रुपये कॉस्ट है, 35 रुपये प्रॉफिट है, तो फिर 135 रुपये सेल प्राइस है। ठीक है जी, 135। अब देखें जी रिक्वायर्ड क्या है? कहता है जी जीपी, फिर जीपी यार, चलो खैर, अब क्या हो सकता है? यानी प्रॉफिट फिर निकाल दे, तो प्रॉफिट भी निकल सकता है, कॉस्ट भी निकल सकती थी, बता के आए हूं आपको। प्रॉफिट निकालना है तो गिवन अमाउंट को डिवाइड करो गिवन अमाउंट की परसेंटेज से। तो गिवन अमाउंट है क्या? सेल। लो जी, इस सेल गिवन है, चलो अच्छा है, डिफरेंट तो हुआ। सेल कितनी गिवन है? 270,000 से आपने, तो 270,000 की सेल को आपने डिवाइड करना है, ऊपर अपनी इक्वेशन में देखना है सेल की परसेंटेज कितनी है जी? 135 से डिवाइड कर दो। चाहिए क्या आपको? अच्छा, अगर कॉस्ट चाहिए होती तो क्या करते? बस इतनी सी बात है जी, बोलो।
70,000। ठीक है, अब कोई मुझसे ये ना कहे कल सर आप इनका सोल्यूशन दे दें, मतलब इतने लाइन के बैगर्स हैं, इतना भी कॉन्फिडेंस नहीं है कि जो बाकी सवाल हैं जो मैंने अभी 2-3 जो रह गए इनको कहना है होमवर्क में करो, आपको ये कॉन्फिडेंस ना आए कि हमने सही किया या नहीं। ऐसे नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा एतमाद अपने अंदर लेके आए, ठीक है ना। मसला तो कोई नहीं है, ऐसी 2 मिनट में हो भी जाएंगे, ये 2 तो सवाल है, लेकिन अब ये आपके क्या है, होमवर्क। ठीक है, तो मार्कअप मार्जिन यूज करना पड़ सकता है आपको, करना पड़ता है काफ़ी दफ़ा। कभी सेल दे दे कॉस्ट चाहिए होती, कभी कॉस्ट दे दे सेल चाहिए होती है, कभी प्रॉफिट की फिगर चाहिए होती है, कभी प्रॉफिट दे के इन चीज़ों पर लेके आ सकता है। परसेंटेजेस है ना जी, परसेंटेजेस तो फिर हुई। ठीक है, अच्छा जी, चलें अब पहले 2 सवालों को देख लें, जल्दी से परसेंटेज निकाल दें। अच्छा, वैसे मैंने ये सवाल होमवर्क में दिया था, किसी ने किया? ये सही थे दोनों जो मैंने किए हैं, बाकी भी सही होंगे, नहीं सही थे? इसका मतलब होता है नहीं। अच्छा, आप ये कह रहे थे, हाँ जी सही। टोटल सेल फॉर द ईयर कितनी है जी? 6,20,000। टोटल कमीशन फॉर द ईयर है 92 मिलियन। तो कमीशन कितने % ऑफ सेल है? आपके 3 पेपर्स टोटल 300 नंबरों के थे, आपके तीनों में मिलाकर, मतलब हर एक के अंदर ठीक करने लगा, ठीक है ना, 190 नंबर आया। ठीक है, तो इसका मतलब आपकी टोटल परसेंटेज कितनी बनी? आप क्या करते हो, 190 डिवाइड बाय 300, ऐसे ही है ना, 50% से ऊपर है, टेंशन नहीं ली, टेंशन नहीं ली, हो गए हैं। अच्छा, ऐसे ही 92 मिलियन रुपीस का अगर कमीशन है और टोटल सेल्स 620 मिलियन की हैं, तो आप कितने % आपने कमीशन दिया है? 14.83। ठीक हो गया? चलिए, ये इस तरह की परसेंटेज है छोटी छोटी, तो ये परसेंटेज ऑफ सेल, तो हमने कहा जी परसेंटेज ऑफ सेल, कमीशन एज अ परसेंटेज ऑफ सेल कितना है, तो ये कैलकुलेशन कर ली छोटी सी और आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्या है जी? ये छोटी छोटी चीज़ें ऐसी, बस थोड़ा सा आपको बता रहा हूँ कि ये करना पड़ेगा आपको, आपको समझ भी आ रही है तो बस जब परिचय में टॉपिक अगला सीखे, टॉपिक सीखे ना, फिर वहाँ पे किसी को ये ना परसेंटेज इन्हें लगानी आ रही है, परसेंटेज कैसे लगती है जी, परसेंटेज कैसे निकलती है। बहरहाल कोई बात नहीं, ये नहीं है कि वहाँ पर समझ नहीं आएगी तो नहीं करेंगे, वहाँ पर भी समझ नहीं आएगी तो फिर समझ लेंगे, कोई बात नहीं। अच्छा जी, टोटल सेल फॉर द ईयर 320 है, सेलिंग एक्सपेंसेस आर 5% ऑफ सेल, अमाउंट ऑफ सेलिंग एक्सपेंसेस, अब ये जल्दी जल्दी करते जाओ, 320 इंटू 5% कितना आता है? 16 मिलियन। तो रुपीज़, ये सर कैसे सवाल आप यहाँ पर लिखे आ गए? बस बेसिक्स में तो ऐसी चीज़ें होती हैं जी, रुपीज़ 16 मिलियन। लो जी, 3-4 आपका होमवर्क हो गया। चले जी, 7 आप कर दें मुझे। अच्छा, एक बात तो बताएं, आप एक मोबाइल खरीदने गए, कॉस्ट थी उसकी पता नहीं, लेकिन लिखा हुआ था सेल्स टैक्स लगेगा 17%, 17 ही है ना इस एग्जाम्पल में, हाँ 17% सेल्स टैक्स था। तो मुझे ये बताएं इनवॉइस वैल्यू क्या होगी? टैक्स पढ़ लिए या पढ़ रहे हैं? चलो, जिन्होंने पढ़ लिया है या जो पढ़ रहे हैं, आसान सी बात है, इतना तो उन्हें पता होता है। एक 100 रुपये की चीज़ अगर हो, ये परसेंटेज में बात कर रहा हूँ, उसके ऊपर 17% टैक्स लगता है तो वो कितने की हो जाती है? यानी मैं कह सकता हूँ एज अ परसेंटेज ये 100 है। वही मार्कअप मार्जिन इतने भी यूज़ हो जाना है। ठीक है, अच्छा वो कह रहा है, नहीं वो नहीं कह रहा हूँ, मैं खुद देखता हूँ। हाँ, मैं आपको कह रहा हूँ कि ये जो आपने मोबाइल खरीदा हफीज सेंटर से, इसके ऊपर रिटेल प्राइस लगी हुई थी 257,400, और किसी ने बताया कि इस पर सेल्स टैक्स भी है। ठीक है, अब आपको
कॉस्ट निकालनी पड़े तो निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? इस 257,400 के अंदर क्या सेल्स टैक्स शामिल है? यानी ये 117% है। कब सवाल पढ़ो, एन एसेट वॉज परचेज फॉर आपने पहले पढ़ा किया ना, इसलिए मैंने पहले जरा कैलकुलेशन कर दी। एन एसेट वॉज परचेज फॉर अ टोटल प्राइस ऑफ 257,400 इंक्लूसिव ऑफ 17% रिफंडेबल सेल्स टैक्स। अगर नॉन रिफंडेबल होता ना, मैं ऐसे रिफंडेबल एग्जांपल में से डाला कि अगर नॉन रिफंडेबल होता तो हम एसेट को में से उसको अलग करते ही नहीं होते, हम कहते हैं एसेट कॉस्ट में ही ऐड पड़ा है। लेकिन आपको सवाल के अंदर ये एडजस्टमेंट दी हो और आपने एसेट को डेप्रिशिएट करके फिक्स कॉस्ट बनानी है अपनी, मसलन तो डेप्रिसिएशन तो लेनी है ना, आप डेप्रिसिएशन तो कॉस्ट की लेनी है, तो क्या ये कॉस्ट सही है? इसमें तो रिफंडेबल टैक्स शामिल है, तो निकालना पड़ेगा। अब सवाल की रिक्वायरमेंट क्या है? सवाल कहता है, किधर गया सवाल, कैलकुलेट करो कॉस्ट ऑफ प्लांट। लो ये को मसला है, अब परसेंटेज हमारे सामने, कॉस्ट 100, सेल्स टैक्स 17, इनवॉइस 200, 257,400 इज इंक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स, इसका मतलब वो 117% है। हमें क्या चाहिए? 100। तो वेरी सिंपल, कॉस्ट निकालेंगे कैसे? 257,400 डिवाइडेड बाय 117 मल्टीप्लाइड बाय 100 इज इक्वल टू जी 2136। नहीं ऐसे हो नहीं सकता सवाल ऐसे। हाँ मैंने सवाल जब बनाया था ना तो मैंने एक फिगर को पकड़ के उस पर 17% लगाकर इधर लिखा था, इसलिए वो राउंड होनी है। ये राउंड नहीं निकली ना, वो राउंड होगी। चले खैर, कितना? 2,20,000 भाई, डिवाइड बाय 117 इंटू 100 करें तो 2,20,000 आता। ऐसे है ना, 2,20,000 मैंने कैलकुलेटर पे लिखा होगा, ठीक है, उसको 117% किया होगा और 220 गायब कर दिया और वो इधर लिख दिया और कहा कि निकाल दो 220। तो जाहिर है वो फिगर तो राउंड होनी थी, ऐसी थोड़ी होनी थी। मैंने ऐसे बैठे बैठे 213,475 की फिगर लिख ली होगी। नहीं ऐसे नहीं होता ना सवाल ऐसे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ऐसा हो कभी तो गलत होगा सवाल। आपके सवाल में अगर ऐसा कोई आंसर निकले तो मतलब कैलकुलेशन सही है तो सही है। अच्छा जी 8, ये समझ आया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपको यूज करना पड़ा करेगा। सब कुछ ही यहाँ बेसिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको वक्तन फवक्तन यूज करते रहना पड़ेगा इसको। ये 7 किया। अच्छा जी, टोटल सेल फॉर द ईयर वर 423,400 इंक्लूसिव ऑफ 16% सेल्स टैक्स। अमाउंट ऑफ सेल्स टैक्स निकाल दो। असल में ना आपको शायद पता नहीं है, IFRS 15 भी आपने नहीं पढ़ा हुआ। अगर आप किसी के बिहाफ पे कोई पैसे इकट्ठे करते हैं, कहीं से किसी से लेते हैं, तो वो आपका रेवेन्यू, आपकी सेल नहीं है, बल्कि वो आपके ऊपर लायबिलिटी है। जैसे मसलन आप कहाँ से हैं भाई? मुल्तान। निशाने पे तीर लगा है। मुल्तान में भाई का बाग है आमों का, ठीक है। आप कहाँ से? आप? हाँ शादरा। बस दूसरा तीर जरा थोड़ा सा मिस होकर फिर गया जगह पे। अब क्या नाम है तुम्हारा? जिशान शादरा में रहता है, उमैर भाई मुल्तान में रहते हैं, खुद कोई भाई कह रहा है देखो। अच्छा, अब उमैर ने मैंगो का बाग लगाया हुआ है आम का, और ये आम इसने बेचने हैं यहाँ शादरे के अंदर, मार्केट है वहाँ पे, ठीक है। तो जिशान को क्लास फेलो उसने जिशान से रब्ता किया। जिशान को कहा कि यार ऐसा है कि मैं ना एक वो शहजोर डाले में पेटियाँ भर के आमों की भेज रहा हूँ, 1 लाख रुपए का माल है, मुझे तुमने 1 लाख रुपए देना है और तुम वहाँ पे बेचो, तुम 1,15,000 के बेच लेना, 15 तुम्हारा। ये चलो यूँ कह लो कि टोटल 1 लाख रुपए के ये आम है, तो 15% तुम्हारा कमीशन। अब जिशान ने शादरे में लाख रुपए के आम बेच दिए, पूरी गाड़ी आगे बेच दी किसी ठेकेदार को, ठीक है। अब लाख रुपए इसके पास आ गया, तो जिशान अपनी बुक्स में एंट्री करेगा कैश डेबिट, और जिशान की सेल्स 1 लाख से क्रेडिट है ना, नहीं ना कर सकता। जिशान क्या कहेगा? कैश डेबिट 1 लाख से, मेरा कमीशन इनकम क्रेडिट 15,000 से, और पेबल टू उमैर क्रेडिट 85,000। किसी के भी आप पे पैसे आपने अगर लिए हैं किसी से, तो वो आपकी इनकम नहीं, आपके ऊपर लायबिलिटी है। बिल्कुल ऐसे ही ये सेल्स टैक्स क्या है? ये हुकूमत के बिहाफ पे हम लोगों से इकट्ठा कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर 117 रुपए की चीज़ हमने बेची है
100 रुपये वाली चीज 117 की बेची है तो हमारा रेवेन्यू 117 नहीं हो सकता। हम एंट्री करेंगे कैश डेबिट 117, रेवेन्यू हमारा क्रेडिट एक 100 रुपए की चीज थी, 100 रुपए की, ठीक है, वो हमारी सेल्स, और बाकी 17 क्या है, पेबल टू हुकूमत, पेबल टू गवर्नमेंट। बात समझ आ रही है? तो इसलिए ये अलग अलग करना पड़ सकता है ऐसे ही। तो बहरहाल 423,400 की जो फिगर है इसमें सेल्स टैक्स भी इंक्लूसिव है। तो सेल्स टैक्स कितना है यार, कितना इंपॉर्टेंट था ये फॉर्मूला जो हमने पहले ही कर लिया। तो सेल्स टैक्स रुपीस के अंदर चाहिए, तो गिवन क्या है, गिवन क्या है बोलो, 423,400 गिवन है। अब ये क्या है, इंक्लूसिव, यानी इसमें 16% भी एडेड है, मतलब ये 100% है। 116 है, हमें 100 चाहिए, तो डिवाइड बाय 116 मल्टीप्लाइड बाय 16। अच्छा सेल्स टैक्स चाहिए 16 जी, 58,400, ठीक है जी। तो ये हमारे पास सेल्स टैक्स की अमाउंट आ गई जो हमने हुकूमत को देनी है। तो बाकी जो है वो हमारा रेवेन्यू होगा। ओके सही है, ठीक है। चलो यार अब ये ऐसी हैं परसेंटेजेस। अब चलो अब अगली देख लेते हैं जरा थोड़ी सी। और कस्टमर सेटल देयर अकाउंट आओ आफ्टर डिडक्टिंग 7% विद होल्डिंग टैक्स, टोटल रिसीट्स ड्यूरिंग द ईयर वर 297,400। हाँ भाई, रिक्वायर्ड है, सेल्स कितनी थी। देखो हम जिनको चीज़ें बेचते हैं ना जी, हम जिन्हें चीज़ें बेचते हैं वो हुकूमत की तरफ से पाबंद है कि वो 7% टैक्स हमारा वो विद होल्ड करते हैं, वो फिर जमा कराते हैं और हमें बाकी के पैसे वापस करते हैं। तो सवाल ये है कि सेल की अमाउंट कितनी थी, क्योंकि हमें जो रिसीव हुआ वो 297,600 है। तो ज़रा जल्दी से निकालो फिगर। 3 लाख कम नहीं होनी चाहिए थी, क्यों? अच्छा अब देखो इधर, देखो इधर, हम जो सेल करते हैं ना जी, सेल ग्रॉस अमाउंट, ठीक है, उसमें से हमारा जो कस्टमर है, हमने इसको सेल किया, हमारा कस्टमर ही है ना, लेकिन वो आगे से विद होल्डिंग एजेंट है, कोई कंपनी है, कोई जो है वो विद होल्डिंग एजेंट है जिसको हुकूमत ने पाबंद किया हुआ है कि आपने जिस किसी से चीज़ खरीदनी है, जब उसको पेमेंट करनी है तो फलां फलां चीज़ के ऊपर इतना इतना टैक्स काट के हमें जमा करा देना है, ठीक है। तो विद होल्डिंग एजेंट है, उसने विद होल्ड किया टैक्स, तो विद होल्डिंग टैक्स जो है वो कितना है, 10%, 7%। अच्छा चलो, अब 7% विद होल्डिंग टैक्स है, 100 रुपए की हमने चीज़ बेची थी, अगर परसेंटेज में बात करें तो 7 रुपए उसने हमारे डिडक्ट कर लिए, तो उसने हमें कितने दिए, 93। अब ये 93 क्या है, ये नेट अमाउंट है जो हम रिसीव करेंगे, ऐसा ही है। अब हमारा टैक्स वो हुकूमत को जमा करा देगा, फिर हमें नहीं जमा कराना पड़ेगा, हम इसकी एडजस्टमेंट ले लेते होते हैं, ठीक है। अब मुझे बताओ, अगर सवाल में वो कह रहा है, जरा ध्यान से पढ़कर देख कर बताओ सवाल में क्या कह रहा है कि टोटल नहीं, आर कस्टमर सेटल्ड अकाउंट, टोटल रिसीट्स ड्यूरिंग द ईयर वर कितनी, बोलो 297,600, तो ये होगा ग्रॉस, नहीं है ग्रॉस, क्योंकि अच्छा मैं जब ऐसे करके स्लो लिख कर यूं देखता हूं, समझ लगती है इनको गलत बोल रहा है ना, फौरन बोलना चाहिए था आपको। ग्रॉस कैसे हो सकता है, रिसीट 297,600 है, तो रिसीट तो हमें होती ही आफ्टर डिडक्टिंग 7% डिस्काउंट विद होल्डिंग टैक्स है, तो ये ग्रॉस नहीं है, ये ग्रॉस हमें पता नहीं है, ना विद होल्डिंग टैक्स की अमाउंट पता है। सवाल में जो गिवन अमाउंट है वो क्या है, ₹297,600, क्योंकि वो कह रहा है ये रिसीट है, तो रिसीट तो होती ही आफ्टर डिडक्शन ऑफ विद होल्डिंग टैक्स है, तो इसका मतलब ये मुझे ग्रॉस नेट अमाउंट गिवन है। अब वो मुझसे विद होल्डिंग टैक्स निकलवाए, मुझसे ग्रॉस फिगर निकलवाए, निकलवा सकता है, मसला कोई नहीं। तो उसने क्या कहा, क्या निकाल दो, टोटल सेल, ग्रॉस अमाउंट मांग रहा है, ठीक है। तो टोटल सेल कितनी बनी, टोटल सेल, टोटल सेल्स बनेगी जनाब, गिवन अमाउंट 297,600 है, यानी कि 93% वाली फिगर हमें गिवन है, डिवाइड करो इसको 93 से, और हमें चाहिए क्या, टोटल, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर इज 320। यही बोला था भाई ने थोड़ी देर पहले। चलो जी, ठीक हो गया जी, ठीक है।
और जी कोई कर दूं सवाल या बस कर दूं अब? चलो एक बार नजर मार लो। सेल्स फॉर द ईयर फिर कल कर लेंगे। सेल्स फॉर द ईयर आर इतने, दी सेल्स आर 25% हायर देन, अगर ये सेल पिछले साल की निस्बत 25% हायर है तो ये क्या है? 125 आफ्टर इंक्रीज है ना, ठीक है। और अगर वो पिछले साल की सेल, ऐसा होता है ना, कभी पिछले साल की सेल से इस साल की सेल हमें इस पेपर में निकालनी पड़े सवालों में, कभी इस साल की सेल देगा, पिछले की चाहिए होती है, वहां से कॉस्ट निकाल के लाना पड़ता है, तो ये काम करना पड़ता है हमें, ठीक है। तो इनको आप जरा ट्राई करिएगा, ठीक है। रेंट 2020 का 5 लाख है, ये इंक्रीज होगा इतने से और फिर डिक्रीज होगा इतने से। सिंपल, थोड़ा सा कल भी करें ना, अब एफ शुरू करें। प्रोसेस लॉस, सेल्स फॉर द ईयर इतने, दीज आर एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय, ये भी कर लेना। मैं ये करवा देता हूँ बस एक सवाल और। वैसे तो प्रोसेस कॉस्टिंग में आपने इसके ऊपर पीएचडी कर ही लेनी है इंशाल्लाह, लेकिन चलो फिलहाल तो थोड़ी सी बात अगर इस पे कर लें तो हर्ज नहीं है। लेक्चर 3 भी गुजर गया, लेक्चर 5 भी गुजर गया, 6 भी गुजर गया, 100 लेक्चर गुजर जाने, सेशन खत्म हो जाने, पता ही नहीं चलना, जिंदगी गुजरते पता लग ही ना। देखें जी, ये एक चूल्हा है, ठीक है। आपको नहीं भी लग रहा तो बहरहाल ये एक चूल्हा है, ठीक है। ये इसके ऊपर वो साइड वाले स्टैंड लगे हैं, ठीक है। ये लो, आग भी लगा देते हैं। वैसे तो आप लोग बोल के भी आग लगा लेते होते हैं, ठीक है जी, लेकिन फिर भी चलो। अच्छा जी, अब इसके ऊपर हमने एक फ्राइंग पैन रखा हुआ है, आग उसके अंदर घुस रही है, ठहर जाओ, ऐसे कर लेते हैं, थोड़ा सा स्टैंड ऊंचा कर लें, ठीक है जी। चूल्हा पसंद आया? सिलेंडर हमने वो लुका के रखा हुआ है। अब ये ना असल में फ्राइंग पैन है ये, जिसके अंदर आपने कुछ पकाना है, ठीक है। प्रोसेस है ना जी, पकाना भी तो एक प्रोसेस है यार। इजाज, जब पकने का नाम आया तुम आ गए हैं। फ्राइंग पैन देखो हमारा। अच्छा, अब ये हमारा प्रोसेस है, ताकि सवाल भी नाल हो जाए ना, तो उससे पहले। अच्छा जी, अब हम ना इसमें जो भी प्रोडक्ट बनाते हैं, मसलन मिसाल के तौर पे हमने इसके अंदर इनपुट किया, इनपुट किया 250 लीटर, कर लो चलो 250 लीटर दूध, ठीक है जी। और उसको हमने काढ़ा, पकाया, और उसको जो है वो जब तैयार किया, तो तैयार होने के बाद वो तकरीबन कोई 235 लीटर बच गया। आउटपुट हमारा यहाँ से कितना आया जी? 235 लीटर्स। अच्छा, मैंने इनपुट तो गायब कर दिया ना, ठीक है, वो तो मैंने सवाल से देखा था, नहीं सवाल से ये देखा है 250 ही बनता है बहरहाल। अच्छा जी, अब सवाल में मुझसे पूछा जा रहा है कि जी बताओ आपने दूध इनपुट कितना किया, आउटपुट तो है 235। मैंने कहा यार आग जलती रही, कुछ एवेपोरेशन भी हुई होगी, कुछ लॉस हुआ है। मैंने कहा हाँ हुआ है। मैंने कहा यार फिर कुछ या तो लॉस की फिगर बताओ या लॉस की परसेंटेज बता दो। उन्होंने कहा जी सवाल के अंदर कितनी है, कहता है जी प्रोसेस लॉस इज 6% ऑफ, इज 6%। अब सवाल चुप हो, पूरी कॉस्ट के लिए असूल है कि अगर लॉस की परसेंटेज ना बताई हो किसके साथ लिंक्ड है तो हमेशा इनपुट के साथ होती है, ठीक है ना। तो इनपुट कितना है, कितना किया ये नहीं पता, लेकिन लॉस की परसेंटेज गिवन है सवाल में। लॉस परसेंटेज है जी 6% ऑफ इनपुट। ये मैं कह रहा हूँ 6% ऑफ इनपुट है, सवाल में गिवन, सवाल में खामोश है, बस 6% बोला है, लेकिन
ये वाली बात आपने पूरी कॉस्ट के लिए याद रखनी है, आगे भी चल के ही करेंगे। ये नहीं है कि आज मैंने एक बात कर दी और फिर कल को दूसरी, परसों को तीसरी होगी। ये जो जनरल रूल्स हुआ करेंगे ये डे एंड तक यही चलेंगे। तो अगर परसेंटेज नहीं बताई किसके साथ लिंक करनी है लॉस की, तो हमेशा किसके साथ लिंक करेंगे? इनपुट के साथ। अब सवाल में पूछा जा रहा है कि बताइए इनपुट कितने लीटर्स किए थे या यूनिट्स किए थे, तो मुझे क्या चाहिए जी? इनपुट, यूनिट्स या लीटर्स, जो भी है, यूनिट्स है सवाल में, ठीक है। अब गिवन क्या है, बोलो गिवन क्या है? 235 लीटर्स बताया जा रहा है जी। 235 लीटर्स आउटपुट होते हैं, जबकि 6% ऑफ इनपुट क्या हो जाता है? लॉस। तो इसका मतलब आउटपुट जो है वो आफ्टर 6% लॉस है, यानी आउटपुट जो है वो हमारा 94% है। तो 94 से डिवाइड कर दें और 100 से मल्टीप्लाई कर दें, आंसर इज 250। ठीक है जी। ये बस थोड़ा सा, ये बस ऐसे बीच में आ गया, ठीक है। एक बात थोड़ी सी ये याद करानी थी, ऑफ इनपुट याद रखना खामोश हो तो। और ये इनपुट आउटपुट प्रोसेस कॉस्टिंग पूरा चैप्टर है हमारा, 15 दिन लगते हैं इसके ऊपर, ठीक है। और पक्का सवाल इसमें से आता है 10 से 15 नंबर, 15 नंबर के आसपास का बड़ा सवाल आता है। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन बड़े मजे का है। इंशाल्लाह हो जाएगा, जब करेंगे तो आसानी से होगा। ठीक है जी, चलें जी, काफ़ी है। बाकी अब छोटी मोटी परसेंटेजेस हैं, मेहरबानी करके है निकाल लेना, देख लेना। ये तुम इधर क्या कर रहे हो भाई, इतना फैल गए हो। ठीक है जी, सही है। खैर बात कह दे भाई, इनके नोट्स कल कॉपी करवाए थे। हाँ तो दे देना, अभी किस चीज़ का इंतजार है, क्लास के शुरू में ही दे देने थे। बेसिक्स में कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, किसी ने सारी थ्योरी पढ़ी हो, कोई मसला? असल में FOH का चैप्टर पढ़ा रहा था मैं आपको बीच बीच में, वो भी अब शुरू हो रहा है, ठीक है ना। अभी आपको मैं दिखाता भी हूँ, आई के किताब का स्टडी टेक्स्ट ओपन करके ना थोड़ा सा ऐसे ही नज़र डलवाता हूँ, ठीक है। इस वीकेंड पे आपकी किताब तैयार करनी थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे एक फौतगी पे जाना पड़ा। और उससे बड़ा जो धचका मुझे लगा वो ये लगा कि मैं लैपटॉप यहीं भूल गया था कॉलेज में, जल्दी में निकलते हुए। तो ये 2 चोटें मुझे लगी इस वीकेंड पे। तो नोट्स तो मैंने ये वाले बना लिए थे पहले, पूरी किताब फिर रेडी ना कर, इस वीक में कर लूँगा इंशाल्लाह, ठीक है। नेक्स्ट वीक तक कोशिश करूँगा अवेलेबल हो जाए आप, नहीं तो कोई मसला नहीं, चैप्टर वाइज तो नोट्स आपको मिल ही रहे हैं। एंड पे भी जाके अगर हम उसकी एक बुकलेट बना लें तो मसला कोई नहीं है मसला, कोई मसला नहीं, ऐसे भी ठीक है। ये वाले नोट्स ही चलने देते हैं और एंड पे बुकलेट बना लें, घर जाते वो ले जाना, फ्रेश किताब पे फ्रेश सवाल नजर आएगा, कोई निशानी नहीं लगी होगी प्रैक्टिस करते हुए। लेकिन कुछ बच्चे होते हैं ना जो रिवीजन भी करते हैं साथ साथ पुराने टॉपिक्स की वीकेंड्स के ऊपर, तो इसलिए उनके लिए फिर मैं कोशिश करता हूँ कि ज़रा पहले बुकलेट बन जाए, ताकि ये वाले नोट्स आपको रिवीजन करते हुए सामने ना आए, अनलेस कि कोई चीज़ समझ नहीं आ रही और आपने इसके ऊपर लिखी है। क्योंकि जब आप इससे रिवीजन करते हैं ना बेटा, तो फिर वो सारी रिवीजन पहले ही हुई पड़ी होती है, सारा कुछ तो आपने लिखा होता है ऊपर, छोटी छोटी कैलकुलेशन हुई होती है, निशानियाँ, उर्दू में कुछ लिखवाया होता है, सारा कुछ सवाल देखने पे आना था, हाँ ये तो वो है जहाँ पे ऐसे करना है और वैसे करना है, तो ऐसे वैसे तो नहीं ना करना, ठीक है। अच्छा जी, इस वक्त हमारी क्लास ऑटो पायलट पे चल रही है, जरा पीछे मुड़ के देखो, कैमरा मैन ही कोई नहीं, पता नहीं कहाँ चले गए। उन्होंने क्या आज उठाते है नहीं, है जी। भाई वो क्लास छोड़ के चले गए यार आप। अच्छा नहीं तो अगर मैं उधर चला था फिर किसी बच्चे को भी साथ ट्रेन कर लूं फिर मैं, मेरे ख्याल से हैं। अच्छा जी, आप लोगों को मैं ज़रा एक दफ़ा वैसे ही दिल कर रहा था स्टडी टेक्स्ट की ज़ियारत कराऊं ज़रा। ये देखें, मैंने ये इत्तेफाक से यहीं पे ही ब्रेक लगी हुई है, उसकी वजह क्या है, ये मैं पढ़ रहा था ना आपके नोट्स बनाने के लिए, मैं भी इस किताब को पढ़ता हूँ ना, ठीक है। इसमें कोई चीज़ ऐसी तो नहीं है कि जो फिर भी रह जाती, इंसान है ना, फिर भी अभी एंड में पहुंचा हुआ है ना, अब मैं ज़रा ऊपर लेके जाता हूँ मैं आपको। देखो ये तो सारे सवाल हैं, जो सारे सवाल हम इंशाल्लाह करेंगे, इससे कुछ ज़्यादा ही सवाल हमारी इन नोट्स के अंदर है,
कम नहीं है, ये भी पास पेपर्स ज़्यादातर पड़े होते हैं, ठीक है। तो पास पेपर्स जितने यहाँ पे उससे ज़्यादा हमारे नोट्स के अंदर मौजूद है। मैं आपको बस ऐसे थोड़ी सी ना ज़रा ज़ियारत कराना चाह रहा हूँ कि जो चीज़ें हमने पढ़ी कोई ये ना मिसकंस्ट्रू कर ले कि जी वो तो शायद, अब ये चैप्टर देखो सही कितना छोटा सा है, मुँक ही नहीं रहे। ये देखो ग्राफ नजर आ रहे हैं, मिलते जुलती शक्ल चीजें नजर आ रही हैं। इधर देखो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, अब ये पता नहीं नजर आ रहा है कि नहीं सही, हाँ ऐसा मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस हैं जी। ये सारी बातें ज़रा हमारी नज़र से गुजरी हुई हैं, देखें डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, ठीक है जी, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल, ओवरहेड्स। फिर अगले सफ़े पे आए कॉस्ट बिहेवियर, वेरिएबल कॉस्ट होती है, सेमी वेरिएबल कॉस्ट लग रही है मुझे, फिक्स कॉस्ट होती है जिनके ग्राफ्स आ रहे हैं, स्टेप फिक्स कॉस्ट है, फिर प्रोडक्शन ओवरहेड्स हैं, नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स हैं, ठीक है जी। असल में ये चैप्टर चले इत्तेफाक से सामने आ गया, वहाँ पे भी पढ़ा ही होना, लेकिन ये चूँकि सामने आ गया। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस में डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस भी हो सकता है, उनकी एलोकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो वैसे ही डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल होते हैं कि इस एक मार्कर को बनाने के लिए मेरे कितना मटेरियल लगना है, बंदा क्लियरली बता सकता है, ये प्लास्टिक कितना लगा हुआ है आराम से बताया जा सकता है, कितनी लेबर लगनी है डायरेक्ट वाली वो बता लेते, लेकिन बाकी के सपोर्टिंग खर्चे कितने लगे इस पे वो क्लियरली बंदा नहीं बता सक रहा होता, तो ऐसे खर्चों की फिर एलोकेशन करनी पड़ जाती है, ठीक है ना। तो बहरहाल डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जिनको प्रोडक्शन ओवरहेड्स कहते हैं। ये प्रोडक्शन ओवरहेड्स जो हैं, इवन नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स भी आते हैं, ओवरहेड्स जो होते हैं ना, ये ओवरहेड्स की एलोकेशन इस चैप्टर के अंदर सिखाई जाती है। एनीवेज आगे बढ़े, ये चैप्टर के अंदर ये टेबल देखेंगे बना नजर आ रहा होगा। फिर ओवरहेड्स में प्रोडक्शन ओवरहेड्स भी होते हैं, मैंने जैसे भी बताया, फिक्स्ड भी हो सकते हैं, वेरिएबल भी हो सकते हैं। प्रोडक्शन ओवरहेड्स, बिजली 1 घंटा चलती है, 1 किलोवाट बिजली बिजली 1 घंटा चलती, मशीन 1 घंटा चलती है तो 1 किलोवाट बिजली खाती है, मशीन 2 घंटे चलती है तो 2 किलोवाट बिजली खाती है, मशीन नहीं चलती है तो बिजली नहीं खाती है। लेकिन मशीन हमने जिस बिल्डिंग के अंदर रखी है वो किराए की है, उसका किराया महीने का 1 लाख रुपए, तो बिल्डिंग चले चाहे ना चले, किराया कितना है। अब ये दोनों खर्चे ऐसे जो ना डायरेक्ट मटेरियल है, ना डायरेक्ट लेबर है, ना डायरेक्ट एक्सपेंस है, बल्कि क्या है, ओवरहेड। तो ओवरहेड्स जो होते हैं प्रोडक्शन वाले हों तो वो फिक्स्ड भी हो सकते हैं, वेरिएबल भी। अच्छा, ओवरहेड्स नॉन प्रोडक्शन भी हो सकते हैं, फैक्ट्री के बाहर भी ओवरहेड्स होते हैं, फैक्ट्री के बाहर तो होते ही ओवरहेड्स हैं। फैक्ट्री के बाहर एडमिन का खर्चा, सेलिंग का खर्चा, फाइनेंस कॉस्ट, ये क्या डायरेक्ट मटेरियल है, डायरेक्ट लेबर है, ये तो हैं ही ओवरहेड्स। तो वो ओवरहेड्स जो फैक्ट्री से बाहर होंगे, ठीक है, नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स हैं। फिक्स्ड एडमिन एंड मार्केटिंग भी हो सकते हैं, वो वेरिएबल भी हो सकते हैं। मार्केटिंग एडमिन नॉर्मली वेरिएबल नहीं होते, लेकिन मार्केटिंग सेलिंग एक्सपेंसेस फिक्स भी हो सकते हैं, वेरिएबल भी। मसलन आपने जो सेल्स अपना डिपार्टमेंट रखा हुआ है उसमें आपके पास सेल्स मैनेजर है मंथली सैलरी पे, शोरूम है रेंट मंथली रेंट के ऊपर है, वो ठीक है ना, उसमें एसी लगे हुए हैं, उनकी डेप्रिसिएशन, ये सब क्या है, फिक्स कॉस्ट। मैनेजर की सैलरी पर मंथ है, फिक्स कॉस्ट। रेंट पर मंथ है, फिक्स कॉस्ट। अगर बिल्डिंग अपनी है तो उसकी डेप्शन स्ट्रेट लाइन वाली है, फिक्स कॉस्ट, ठीक है। उसके बाद आपने सेल्स स्टाफ भी रखा हुआ है, लेकिन उनको आपने, हो सकता है कुछ फिक्स भी सैलरी देते हो, लेकिन कुछ उनको कमीशन भी रखा होता है, भाई एक गाड़ी बेचो 5% तुम्हारे, तो अब ये क्या है, वेरिएबल कॉस्ट, जो जितनी सेल बढ़ेगी कमीशन उतना बढ़ेगा। तो यहां पर भी ये मामला होता है। बहरहाल ओवरहेड्स में प्रोडक्शन ओवरहेड्स भी होते हैं और नॉन प्रोडक्शन भी। मसला सारा कौन सा यहां पे चल रहा है, ओवरहेड्स का, क्योंकि डायरेक्ट मटेरियल इजीली ट्रेसेबल, डायरेक्ट लेबर इजीली ट्रेसेबल, ओवरहेड जो होते हैं ना वो सपोर्टिंग कॉस्ट है, सपोर्ट कर रहे होते हैं डिपार्टमेंट्स कुछ, तो उनकी कॉस्ट प्रोडक्ट की कॉस्ट को एलोकेट करनी होती है। बहरहाल प्रोडक्ट की कॉस्ट यहां तक ही होती है, जैसे आपको बताया था, मटीरियल, लेबर और डायरेक्ट मटीरियल, डायरेक्ट लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड्स, ये प्रोडक्ट की कॉस्ट में शामिल होते हैं। और ये क्या होते थे, पीरियड कॉस्ट। ये क्या होते थे, तो प्रोडक्ट कॉस्ट भी फिक्स हो सकती है, वेरिएबल हो सकती है। डायरेक्ट मटेरियल हमेशा वेरिएबल होती है, डायरेक्ट लेबर नॉर्मली वो भी वेरिएबल होती है। प्रोडक्शन ओवरहेड्स वो कल्प्रिट कॉस्ट है जिसके लिए शायद हमने हाई लो मेथड भी सीखा है कि प्रोडक्शन ओवरहेड्स जो होते हैं उनमें फिक्स भी होते हैं, वेरिएबल भी, हमें अलग करना पड़ा करेंगे। ऐसे ही ये तो होगी प्रोडक्शन कॉस्ट, फैक्ट्री खत्म होगी, और इधर नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स हैं,
इसमें डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर तो होता नहीं है, ओवरहेड्स ही हैं, ये भी फिक्स हो सकते हैं और वेरिएबल भी हो सकते हैं। जैसे आपको अर्ज किया सेल पर यूनिट आप कमीशन दे दें या एज अ परसेंटेज ऑफ सेल दे दो, वो क्या बन जाती है, वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, खैर चले, मैं तो दिखा रहा था, सामने ऐसे टेबल आ गया तो मैंने कहा चलो कॉस्ट सेंटर्स। अब ये सारा कुछ आगे हमने पढ़ना है। ठीक है, एब्जॉर्प्शन कैसे सीखनी है, तो ये आपके पास भी टेबल बना हुआ है, मतलब ये इस दफ़ा आई कैप में डाल दिए, पहले नहीं था लेकिन हमारा नोट्स में था पहले से, थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से यूँ बनाया है मैंने, बिल्डिंग रिलेटेड अलग किए हुए हैं, प्लांट अलग, इस तरह से करके। तो ये सारी चीज़ें, मकसद कहने का सिर्फ ये था कि ये जो आपको स्टार्ट के अंदर मैंने दिखाए हैं, ये सारा कुछ आप पढ़ते आ रहे थे, तो आपको ये नहीं महसूस होना चाहिए कि वो हम कोई टाइम ज़ाया कर रहे थे। ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपके सिलेबस का हिस्सा थी और ये बस किसी और जगह पढ़ी होती हैं, पढ़ा कहीं और दी जाती हैं। ठीक है, इधर ऐसे सामने मैंने ओपन कर दिया, आपके अपने चैप्टर पे तशरीफ लाइए। तो ये मोटी मोटी बातें मैंने यहाँ पर लिखी हुई हैं, जो यहाँ से पढ़ना होगा फिर मैं साथ के साथ देता रहूँगा। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसकी इंपॉर्टेंस का अंदाज़ा आपको पहले दिन भी लगवाया गया था, लेकिन चूँकि इंसान में अल्लाह ने नसियान का मादा रखा हुआ है, भूल जाने की उसको आदत है, इसलिए मैं दोबारा दिखा दिया करूँगा जब कोई चैप्टर शुरू किया करूँगा। ये हम चैप्टर 2 कर रहे हैं जी इस वक्त, जो कि बहुत रेगुलर, इस ग्रिड में बहुत रेगुलर आने वाला एक टॉपिक है, जो पिछली 1 2 3 4 5 6 7 8 अटैम्प्ट के अंदर सिर्फ 2 दफ़ा ऐसा हुआ है कि मिस हुआ है। ऐसे ही है, ऐसे ही है ना। और इसमें से भी एक बार जब मिस हुआ है तो इसी का ही एक अगला हिस्सा है, जो कि चैप्टर आई की किताब ने अलग रखा हुआ है, किताबों में अलग चैप्टर होता है, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। बेसिकली वो भी क्या है, ओवरहेड्स का ही चैप्टर है। तो ओवरहेड्स का जो चैप्टर है वो ये चैप्टर 3 भी है, और इससे अगला जो चैप्टर है, ये चैप्टर 2 अब हो गया ना। ठीक है, ये चैप्टर और इससे अगला चैप्टर, ये दोनों चैप्टर्स ही ओवरहेड के। ठीक है, तो यूं देखा जाए तो इनफैक्ट एक ही अटैम्प्ट पिछली 8 अटैम्प्ट्स में गुजरी है जिसके अंदर उसने एफओएच का सवाल नहीं दिया, और फिर 2 दफ़ा सिर्फ एबीसी कॉस्टिंग का सवाल आया है। ये भी आप आई कैप इस अप्रोच पे आ गए ना, बच्चा छोड़ के चला जाता था एबीसी। मुझे अभी भी याद है, इस अटैम्प्ट के अंदर मैंने बच्चों को, हर दफ़ा ही करवाई जाती है हर चीज़, मैंने बच्चों को कहा था कि देख लो कभी आया नहीं, जो चीज़ नहीं आई होती उसका मतलब ये नहीं तो वो इंपॉर्टेंट नहीं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। फिर वो इस दफ़ा आया था, काफ़ी ईयर से बाद, देखो पीछे 4 अटैम्प्ट में नहीं था, फिर एक अटैम्प्ट छोड़ा इसने, फिर पिछली बार आ गया, फिर ये चला गया। अब हो सकता है आपके अटैम्प्ट में फिर शक्ल दिखाए एबीसी कॉस्टिंग। एनीवेज दोनों आ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओवरहेड्स का चैप्टर आता होगा तो अगला चैप्टर उसी जैसा ही है। ठीक है, तो ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट एरिया है ये आपके सामने। ओके, सही है। अच्छा जी, अब ये सारी अंग्रेजियां पढ़ेंगे इंशाल्लाह, आपको पता ही है। ये वो जो टेबल में आपको दिखा रहा था वहाँ पे ज़रा डिफरेंट तरीके से, सिर्फ मैंने ना ये थोड़ा सा इसी कैटेगरीज बना दी हैं, कुछ ज़्यादा हैं चीज़ें इसके अंदर, बस ऐसे। तो ये क्या होता है, टेबल में क्या करना है, इससे आपको कोई लेना देना नहीं है। फिलहाल हम सिर्फ गपशप लगाएंगे आज। ठीक है, कितनी देर रह गई भाई मेरी क्लास में? 9:10 पे ख़त्म होनी है ना? ओ बड़ा, आधा घंटा इंशाल्लाह गपशप लगा के 5-7 सवाल आपको होमवर्क में दे के छुट्टी दे दूँगा। भाई बात कर रहा हूं मैं प्रोडक्ट कॉस्ट की, इसलिए सेलिंग एडमिन ओवरहेड्स की बात फिलहाल मैं नहीं कर रहा। ओके, सेलिंग एडमिन ओवरहेड्स प्रोडक्ट की कॉस्ट नहीं है, वो पीरियड कॉस्ट है। ठीक है ना? ओके, हाँ हैं वो भी ओवरहेड्स ही। जी बेटा, कौन से नोट्स नहीं मिले? कौन से नोट्स नहीं मिले हैं, बोलो हैं? कौन से नोट्स नहीं मिले? नोट्स ना एंड पे पड़े भी हैं वैसे। ठीक है, अगर किसी को ना मिले हो जाते हुए, अभी आगे किसी को नहीं मिले बता दें। उसे में कॉपी कराए थे हफ्ते को, लेकिन ख्वाब ही रह गया। कोई बात नहीं, ये मेरी प्लानिंग को छोड़ा करो आप, मेरी प्लानिंग तो चलती रहती है, बड़ी बड़ी प्लानिंग्स करके आता हूँ मैं घर से, ये कर दूंगा वो कर दूंगा। आप अपने हिसाब से चला करें, आपको समझ आती है, आपने चलना नहीं आनी तो हम, मेरी क्लास की जो टॉपिक की जो तरतीब होती है वो क्लास के हिसाब से होती है। बच्चों को इतनी समझ आ रही है? अच्छा जी, प्रोडक्ट की कॉस्ट अगर पर यूनिट निकालनी है तो क्या क्या चीज़ प्रोडक्ट की कॉस्ट में शामिल होगी, बता सकता है कोई? डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, लेकिन मैं पर यूनिट बात कर रहा हूँ इसलिए ज़रा पर यूनिट ही ज़रा फ़ायदा हो जाएगा, अभी से कैलकुलेशन करनी है ना जो। तो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट मेरे पास आ गई। और क्या चीज़ होती है प्रोडक्ट की कॉस्ट में? डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। ठीक है जी। अच्छा, ये जो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है या डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है, ये पर यूनिट निकालना बहुत आसान है। क्यों आसान है?
भाई मैं अगर एक प्रोडक्ट बना रहा हूँ, मैं अगर ये वॉलेट्स बना रहा हूँ, मेरी छोटी सी मैंने फैक्ट्री सियालकोट के अंदर लगा ली, उसके अंदर मैं ये लेदर के वॉलेट्स बनाना शुरू कर दी। अब अगर मैं ये वॉलेट्स बना रहा हूँ तो मैं क्लियरली बता सकता हूँ कि इस एक वॉलेट के ऊपर कितना लेदर लगा, मेरा मटेरियल है ना। फिर उसके अंदर ये एक जिप लगी हुई है, चलो ये थोड़ी सी ज़रा कह सकता है बंदा मटेरियल, बाकी धागे को तो हम इनडायरेक्ट मटेरियल कह देते हैं, ऐसे ही है। कोई ये भी कह सकता है जिप भी इनडायरेक्ट है, कोई मसला नहीं, मुझे इससे कोई मसला नहीं। छोटा सा कोई बटन लगा हुआ है, ठीक है, कोई बीच में कोई थोड़ा सा ऐसे ही वो कागज़ प्लास्टिक का वो जो पॉलीथीन को इस तरह की चीज़ लगी होती है, डिफरेंट चीज़ें लगी होती हैं। तो मेन मटेरियल क्या नज़र आ रहा है आपको? लेदर। चलो मैं कहता हूँ साथ में कोई एक दो जिप्स हैं, ये भी मेन मटेरियल में आ गया, डायरेक्ट मटेरियल में आ गया। बाकी इसके अंदर धागा है, ग्लू है, कुछ छोटे मोटे कागज़ कूगज़ जो लगे हुए हैं, वो क्या है? इनडायरेक्ट मटेरियल। तो डायरेक्ट मटेरियल एक ऐसी चीज़ है जो क्लियरली बता सकता हूँ मैं, अगर मैं ये काम कर रहा हूँ, बटुए बनाकर बेचता हूँ, तो मैं क्लियरली बता सकता हूँ कि एक बटुए पर मेरे कितना डायरेक्ट मटेरियल लगता है। और मैं बड़े आराम से ये भी बता सकता हूँ कि अगर इसके ऊपर मसलन जो है वो आधा मीटर जो है वो मटेरियल लगता है, तो मुझे ये लेदर जो है वो लेट से 500 रुपये पर मीटर जो है वो अवेलेबल है। आधा मीटर ज़्यादा हो गया है, चलो खैर चलो कोई बात नहीं। तो आधा मीटर 250 रुपये का, बड़े आराम से बता सकता हूँ कि मेरे पास मेरे इस एक वॉलेट के ऊपर कितना 250 रुपये का डायरेक्ट मटेरियल लगता है। फिर जो मैंने एक बंदा रखा हुआ है जो एक्टिवली उस मशीन के ऊपर खड़ा और इसको बना रहा है, डायरेक्टली इन्वॉल्व है, उसको मैंने मसलन पर यूनिट के हिसाब से रखा हुआ है। भाई एक वॉलेट बनेगा तो आपको इसका 100 रुपया मिलेगा, ज़्यादा हो गया, 50 रुपया मिलेगा, ठीक है। तो अगर वो 2 वॉलेट्स बना लेगा तो 100, 3 बनाएगा तो ये बड़ा क्लियरली हम बता सकते हैं कि एक वॉलेट पर 250 रुपये का मटीरियल लगता है, 50 रुपये की लेबर लगती है। लेकिन मसला आता है वहां पर जब आपके फैक्ट्री ओवरहेड्स आ जाते हैं। फैक्ट्री, तो जो फैक्ट्री के ओवरहेड्स हैं, फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट्स जो होती हैं, ठीक है जी, ये ना कॉमन कॉस्ट होती हैं। मैंने 10 मशीनें लगा ली हैं, 10 उसके ऊपर लेबर खड़े कर लिए, लेकिन सुपरवाइजर तो एक ही रखा हुआ, बाहर गार्ड तो एक ही बिठाया हुआ है, किराया मेरे उस दुकान का या उस अहाते का जिसमें फैक्ट्री लगाई है वो तो सबका ही है। तो ये कॉमन एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है। अब ये जो कॉमन एक्सपेंसेस हैं, ये हमें नॉर्मली पता नहीं होता कि एक यूनिट पर कितने लगेंगे। इसको कैलकुलेट करने के लिए हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट जो है, इसी को हम निकाल लेते हैं पीरियड के स्टार्ट में खड़े होकर एस्टीमेट्स की बेस पर। किस बेस पर? हम एक अंदाज़ा लगाते हैं साल के शुरू में खड़े होकर कि दौरान साल हमारी जो है वो FOH की कॉस्ट जो है वो मसलन इतनी आएंगी, ठीक है। और फिर हम दो चीज़ों को एस्टीमेट करते हैं। पहली एस्टिमेशन होती है हमारी फिक्स्ड, हमारी ये कॉस्ट कितनी होंगी, FOH की कॉस्ट कितनी होंगी। दूसरा एस्टीमेट हम ये लगाते हैं कि हम कितनी प्रोडक्शन करेंगे। सबसे अच्छी चीज़ तो है नॉर्मल कैपेसिटी। नॉर्मल कैपेसिटी का मतलब ये होता है कि हम अपने एक्सपीरियंस की बेस पे बता सकते हैं कि हमारी फैक्ट्री तो 1 लाख वॉलेट बनाने की कैपेसिटी रखती है, लेकिन सीजनल चीज़ है, गर्मियों में ज़रा वॉलेट ज़्यादा बिक जाते हैं, ख़राब ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है, और सर्दियों के अंदर जब वो ज़रा कम बिकते हैं। तो ओवरऑल हमने पूरे साल की एक एवरेज अपने एक्सपीरियंस की बेस से बना ली कि कभी डिमांड साल में ज़्यादा होती है, किसी महीने में कम होती है, तो ऑन एवरेज लाख बटुए बनते ही नहीं हैं, बल्कि हम तकरीबन यूँ कह लें कि जी 75,000 वॉलेट्स जो हैं वो हम हर साल बनाते हैं हमारी फैक्ट्री में। 75,000 ये नॉर्मल कैपेसिटी है। अब वो कभी किसी महीने में ज़्यादा किसी में कम बन रहे होते हैं, ठीक है। तो सबसे अच्छी चीज़ तो क्या है, 75,000 ये नॉर्मल कैपेसिटी। और अगर आप इतने कंफर्म नहीं हैं तो फिर आप बजटेड कैपेसिटी लेते हैं। आप यूँ कह सकते हैं कि जी 75 तो नॉर्मल कैपेसिटी है, लेकिन हमें लग रहा है आने वाले दिनों में, ये जो अगला साल है, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बजट कर रहे हैं कि 85,000 वॉलेट्स हमारे बनेंगे, डिमांड ज़्यादा होने वाली, वॉलेट्स बड़े अच्छे हैं हमारे, मशहूर भी हो रहे हैं। अब ये बजटेड कैपेसिटी भी ले सकते हैं, लेकिन हैं ये दोनों चीज़ें कहाँ पर, फ्यूचर में। तो आज खड़े होकर हम ये अंदाज़ा लगाते हैं कि हमने अगले 1 साल में कितने यूनिट्स बनाने हैं,
या बनाते आ रहे हैं या कितने बनाएंगे, नॉर्मल कैपेसिटी या बजटेड। मैं बजटेड ही बोल देता हूं, ठीक है। हम बजट करते हैं काम, लेट्स से 85,000 वॉलेट्स बनाएंगे, ठीक है। और दूसरी एस्टिमेशन क्या करते हैं, यदि लेट्स से अगले पूरे साल में हमारे फिक्स्ड एफओएच जो है वो 15 लाख रुपए के आएंगे। जरा जाग कर कैलकुलेटर उठाएं सारे। अगर अगले एक साल में मैं एस्टिमेट कर रहा हूं, अगर अगले एक साल में मैं एस्टिमेट कर रहा हूं कि 15 लाख रुपए की मेरी फिक्स कॉस्ट, मेरी फैक्ट्री ओवरहेड की कॉस्ट आएगी, और मैं एस्टिमेट ही कर रहा हूं कि मैं 85,000 वॉलेट्स अगले एक साल में बनाऊंगा, तो एफओएच की कॉस्ट पर यूनिट मुझे निकाल कर दे सकते हो आप? एस्टिमेटेड ही होगी, आई नो, बट कितनी निकलेगी? 15 लाख डिवाइडेड बाय 85,000 कितना आता है जी? तो 17 तकरीबन 17.5 रुपए की एफओएच की कॉस्ट पर यूनिट है। मटेरियल में मैंने कितना बताया था? 250, लेबर कितनी बताई थी? 50, और एफओएच पर यूनिट एस्टिमेटेड है, लेकिन कितने आ गए? 17.5 रुपए। बात समझ आई है? तो ये जो मैंने आपके साथ काम किया, फिक्स्ड ओवरहेड की कॉस्ट पर यूनिट आपको बताई, ये दरअसल एक रेट हम निकाला करते हैं जिसको हम कहते हैं फिक्स्ड ओवरहेड, ये फैक्ट्री ओवरहेड्स का, एफओएच का, ओवरहेड्स का एब्जॉर्प्शन रेट। क्या जी? देखो ना, मैंने 17.5 रुपए एस्टिमेटेड कॉस्ट निकाली है एक यूनिट की। अब अगर मैं 10 यूनिट बनाऊंगा तो 17.5 इंटू 10, ये मैंने कॉस्ट एब्जॉर्ब करवा ली प्रोडक्ट की कॉस्ट में। 20 बनाए, 30 बनाए, जैसे भी हो, ठीक है, सही है। तो असल में ये एफओएच का एब्जॉर्प्शन रेट निकालना सीखना। ऐसे बात कहाँ से हुई थी? बात हो रही थी इनडायरेक्ट कॉस्ट की, क्योंकि डायरेक्ट कॉस्ट पे तो लड़ाई नहीं है हमारी। लड़ाई कहाँ पर इस चैप्टर के अंदर है? इनडायरेक्ट कॉस्ट पर, यानी ओवरहेड्स। अच्छा, अब जैसे मैंने आपको अर्ज किया कि ओवरहेड्स दो तरह के होंगे आपके पास, प्रोडक्शन और नॉन प्रोडक्शन। अच्छा जी, फैक्ट्री या प्रोडक्शन। ये फैक्ट्री या प्रोडक्शन ओवरहेड जो होते हैं, असल में ये कॉमन एक्सपेंसेस होते हैं। जैसे मैंने आपको अर्ज किया था कि एक सुपरवाइजर जो है, फैक्ट्री का सुपरवाइजर है ना, तो फैक्ट्री के अंदर जितनी चीजें बन रही हैं, जिस जिस डिपार्टमेंट में बन रही हैं, अगर वो एक ही सुपरवाइजर है तो वो सारे डिपार्टमेंट्स को देख रहा है, तो कॉमन खर्चा है उसका। बाहर बैठा हुआ गार्ड, ठीक है, वो प्रोडक्ट के अंदर, वो प्रोडक्ट की प्रोडक्शन, गुड्स की प्रोडक्शन में एक्टिवली खुद डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन वो सपोर्ट तो कर रहा है। तो कॉमन एक्सपेंस है पूरी फैक्ट्री का, तो ये कॉमन एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है जी। तो अगर कॉमन एक्सपेंसेस हैं तो इनको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। असल में कॉमन एक्सपेंडिचर होता है, ये कॉमन एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है जी। और इन कॉमन एक्सपेंसेस की डिस्ट्रीब्यूशन करनी पड़ती है हमें। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन ही तो सीखनी है इस चैप्टर में, ठीक है। एक तो वही जो मैंने सादा सा बताया अभी आपको, एक तरीका ये भी है कि अपने एफओएच बजट करो, अपनी कैपेसिटी बजटेड प्रोडक्शन बजट करो, डिवाइड करके एक रेट निकाल लो, और उस रेट की बेस पे इस कॉमन एक्सपेंस को जितने यूनिट्स बनाते जाओ, हर यूनिट के अंदर जैसे मटेरियल लेबर की कॉस्ट ऐड करते हो, ओवरहेड की कॉस्ट भी ऐड करते जाओ। मटेरियल लेबर तो डायरेक्टली लग रहा है ना, ओवरहेड सपोर्ट कर रहे हैं, कॉमन एक्सपेंस है, लेकिन उसको भी पर यूनिट निकाल कर रख लिया, जितनी यूनिट्स बनाते हैं उतनी कॉस्ट उसमें ऐड कर देते हैं। दूसरा तरीका जो कल शायद शुरू करें, बात शुरू हो जाए, तो परसों कर ही रहे होंगे लास्ट में, बहरहाल कल भी शुरू कर सकते हैं। वो क्या है, आप पूरे कॉमन एक्सपेंसेस को बांट लें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, और हर डिपार्टमेंट का एक एफओएच का रेट निकालें। ये भी हम करेंगे, सबसे ज्यादा टेस्ट भी यही होता है तरीका, ठीक है। और फिर इस चैप्टर से आगे जाएंगे तो वो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग है, वो भी एक तरीका किसका है, इन्हीं कॉमन एक्सपेंसेस को एलोकेट करने का, डिस्ट्रीब्यूट करने का, प्रोडक्ट की कॉस्ट में एब्जॉर्ब करने का, शामिल करने का। असल मसला क्या है? मसला तो यही है ना कि हमारी प्रोडक्ट की कॉस्ट के अंदर डायरेक्ट मटेरियल भी लगता है, डायरेक्ट लेबर भी लगती है, और ओवरहेड्स भी लगते हैं। डायरेक्ट मटेरियल आराम से बंदा बता लेता है, हाँ जी, एक यूनिट पर 5 मीटर कपड़ा, मैं एक सूट पर 5 मीटर कपड़ा लगता है जी, मैं दर्जी हूं, ठीक है। अब मैं बता सकता हूं जी एक यूनिट पर 5 मीटर लगता है और 1 मीटर मुझे 1000 रुपए का मिलता है, तो 5000 का कपड़ा लगता है।
अब एक जोड़ा बनाए तो 5,000, 2 बनाए तो 10, 3 बनाए तो एंड सो ऑन। ठीक है, मुझे पता है कि मैंने जो 7 अपने जो दर्जी रखे हुए हैं अपनी फैक्ट्री के अंदर, ठीक है, उनको 1 घंटे का कितना जो है वो मैं पे करता हूं, और वो एक सूट पर कितना, वो जी एक सूट के ऊपर लेट से वो 15 घंटे लगाते हैं और हम उनको हर घंटे का 50 रुपया देते हैं। आराम से निकाल सकते हैं, हम निकाल सकते हैं। ठीक है कि जी एक सूट के ऊपर डायरेक्ट लेबर इतनी लगेगी, लेकिन ओवरहेड्स कॉमन एक्सपेंसेस होते हैं, तो ओवरहेड्स को भी एलोकेट करवाया जाता है, एब्जॉर्ब करवाया जाता है, प्रोडक्ट की कॉस्ट में शामिल किया जाता है। जो मेरी फैक्ट्री के अंदर बिजली लगी है, जो फैक्ट्री के अंदर जो और सुपरवाइजर रखा हुआ है, जो फैक्ट्री का गार्ड रखा हुआ है, जो फैक्ट्री के अंदर बाकी खर्चे हो रहे हैं, जो डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर नहीं है, लेकिन कमाना तो उसी प्रोडक्ट की कॉस्ट में शामिल करके हमने कॉस्ट निकलेगी, फिर उस पर प्रॉफिट ऐड करेंगे, फिर सेलिंग एडमिन खर्चे होंगे तो कुछ प्रॉफिट बचेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या करना है हमने, असल में इन कॉमन एक्सपेंसेस को क्या करना होता है, डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, एलोकेट करना होता है, अपोर्शन करना होता है, एब्जॉर्ब करना होता है प्रोडक्ट की कॉस्ट में। ठीक है, तो कॉमन एक्सपेंसेस है। ठीक है जी, तो ये कॉमन एक्सपेंसेस की हमने क्या करनी होती है जी, डिस्ट्रीब्यूशन इसको डिस्ट्रीब्यूशन कहें, इसको एलोकेशन कहें, इसको आप एब्जॉर्प्शन कहें, अपोर्शनमेंट कहें, अपोर्शनमेंट, एब्जॉर्प्शन। मतलब इन सब का क्या है, मतलब इन सब का क्या है, इन सब का मतलब क्या है कि एफओएच की कॉस्ट को, एफओएच कॉस्ट को प्रोडक्ट कॉस्ट में, प्रोडक्ट की कॉस्ट में शामिल करना। ये जरा मुश्किल अंग्रेजी के अल्फाज का मतलब सादा सा यही है। ठीक है, कि एफओएच की कॉस्ट को भी क्या कर रहे हैं हम, प्रोडक्ट की कॉस्ट में, इसी को कहते हैं एब्जॉर्ब, अपोर्शन, एलोकेट। ठीक है, अब ये जो एब्जॉर्प्शन है, यानी कि प्रोडक्ट की कॉस्ट को, ये एफओएच की कॉस्ट को प्रोडक्ट की कॉस्ट में ऐड करना, इसको कहा जाता है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम। क्या कहा जाता है जी? और जो दूसरा हमने पढ़ना है, यानी इस एफओएच के बाद एबीसी, तो एफओएच इकट्ठा ही है ना, ये एफओएच, एबीसी और एफओएच में एक ही बात कर रहा हूं। ठीक है ना, ये एबीसी एफओएच का चैप्टर खत्म करने के बाद हम मार्जिनल एब्जॉर्प्शन पे जाएंगे। उसकी वजह मैं इस साथ ही क्यों करवाया करता हूं मार्जिनल एब्जॉर्प्शन, क्योंकि एब्जॉर्प्शन तो समझा रहा हूं, एब्जॉर्प्शन करके फिर साथ ही दूसरा मार्जिनल सिखाते हैं और ये टॉपिक हमारा तैयार हो जाता है। तो जो मार्जिनल कॉस्टिंग पढ़ेंगे ना हम जाके, उसके अंदर फिक्स ये एफओएच की कॉस्ट को जो है वो फिक्स वाली को वो प्रोडक्ट की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनाएंगे, बल्कि उसको एज अ पीरियड कॉस्ट वो चार्ज कर देंगे, वो वहां पे जाकर देखेंगे। तो ये मैं क्या कह रहा हूं जी, एब्जॉर्प्शन, ये क्या है जी, एब्जॉर्प्शन मतलब एब्जॉर्ब करवाना, एफओएच को एब्जॉर्ब करवा ले। किसको एब्जॉर्ब करवा ले, कौन एब्जॉर्ब कर ले, एफओएच को कौन एब्जॉर्ब कर ले, प्रोडक्ट की कॉस्ट। प्रोडक्ट की कॉस्ट में सारी कॉस्ट शामिल होनी चाहिए ना, डायरेक्ट मटेरियल आपने वो तो है ही, डायरेक्ट लेबर वो भी आ गई, तो एफओएच की कॉस्ट फिर कहां जाए, हवा में फेंक दें। पीरियड कॉस्ट नहीं बनानी, उसको प्रोडक्ट की कॉस्ट बनाना है, तो उस एफओएच की कॉस्ट को भी क्या कर दें, एब्जॉर्ब करवाएं प्रोडक्ट के अंदर। ठीक है, तो ये एब्जॉर्प्शन ऑफ कॉमन एक्सपेंसेस जो है, इसके लिए हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम यूज करते हैं। क्या करते हैं जी, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम। जो सिस्टम यूज होता है उसका नाम क्या है जी, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम, जिसके अंदर तीन सिस्टम्स हैं। अब इसके अंदर आगे चलकर क्या है जी, 3 सिस्टम्स हैं। एक को कहते हैं सिंगल रेट सिस्टम, जो मैं आज आपको शुरू करा रहा हूं, सिंगल रेट सिस्टम। दूसरा है जी डिपार्टमेंटल रेट सिस्टम, ऐसा रेट जो मेंटल हो। अच्छा, कहता है यस, मेंटल रेट सिस्टम। अच्छा, अब ये दोनों ही आपके इसी चैप्टर में है, सिंगल रेट सिस्टम भी और डिपार्टमेंटल रेट सिस्टम भी। और तीसरा इस मेथड का जो सिस्टम है, इस मेथड में एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम में जो तीसरा सिस्टम है, ठीक है,
एक मिनट, एलोकेशन एब्जॉर्प्शन वगैरह के लिए जो सिस्टम यूज होता है उसका नाम तो लिख दो ना यहाँ पे, उसका नाम क्या है जी? उसका नाम है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम, ठीक है? क्या कहते हैं इसको? एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम। इस एलोकेशन के लिए ये मेथड्स होते हैं ना, एलोकेशन का मेथड है एब्जॉर्प्शन या एलोकेशन, बहरहाल इसका नाम क्या है जी? एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम। तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, ये इसलिए मैंने इसका नाम ऐसे क्लियर लिखा कि अगला चैप्टर भी यहीं से होना है, मार्जिनल कॉस्टिंग सिस्टम और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम में आपको यहाँ पढ़ा रहा हूँ, ठीक है जी? एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम में तीन तरीके से आप एफओएच की कॉस्ट को प्रोडक्ट की कॉस्ट में एब्जॉर्ब करवा सकते हैं, ठीक है जी? नंबर 1 सिंगल रेट सिस्टम, नंबर 2 डिपार्टमेंटल रेट सिस्टम, और नंबर 3 है एक्टिविटी बेस्ड रेट सिस्टम। ये तो चैप्टर अलग हो जाएगा, ठीक है ना? तो यानी एक चैप्टर के अंदर ये 2 सिस्टम्स हैं, और तीसरा जो सिस्टम है आपका वो कहाँ चला जाएगा जी? अगले चैप्टर में, ठीक है? और बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे मैं आपको भी दिखा कर ला रहा हूं, एक्टिविटी बेस्ड रेट सिस्टम। बहुत आसान बहुत है ये चैप्टर, ये बहुत आसान है। ये ऐसा सवाल होता है, इस चैप्टर का सवाल ऐसा सवाल होता है जो नॉर्मली बच्चे को पास करने में बहुत हेल्प करता है, ठीक है? क्योंकि कॉपी पेस्ट टाइप ये टॉपिक्स हैं, ठीक है? तो सिंगल रेट सिस्टम, लेकिन पता नहीं बच्चा क्यों इनसे परेशान होता है। फिर मार्जिनल एब्जॉर्प्शन का बड़ा सा सवाल आ गया और सवाल को देख के बस परेशान हो गया, हालांकि जैसे ज़िंदगी में सारे सवाल किए वैसे ही उसको भी करना होता है, वो भी हो जाता है। एनीवेज, एक छोटी सी बात ज़रा ज़हन में रखिएगा, आपके नॉन फैक्ट्री या इनको नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स भी कह सकते हैं, वो भी तो होते हैं ना, अभी बता कर आ रहा हूं, बोलो। ये जो सेलिंग खर्चे हैं, एडमिन खर्चे हैं, इनको नॉन फैक्ट्री या नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स कहते हैं, ठीक है ना जी? हैं ये भी ओवरहेड्स, और ये भी क्या होते हैं? ये भी कॉमन एक्सपेंसेस होते हैं। ये भी क्या होते हैं जी? और इनको भी अगर एलोकेट करना पड़े, नॉर्मली करते नहीं है, इनको भी अगर एलोकेट करना पड़े, डिस्ट्रीब्यूट करना पड़े, तो ऐसे ही मतलब आप उनको भी ला सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है। इनकी भी डिस्ट्रीब्यूशन किसी और तरीके, इसको अलग ही रखते हैं, ठीक है ना? इसको कहीं इधर ले आए, बल्कि इसको यूं कर देते हैं जरा, आप कहीं कान फ्यूज ना हो जाए आपके। वो फिर देखेंगे इंशाल्लाह, जब ये आएंगे ना तब देखेंगे। ऐसे ठीक है, जरा ऐसे याद रह जाए, ठीक है जी? तो कॉमन एक्सपेंसेस को हम क्या करते हैं? डिस्ट्रीब्यूट। ऐसे ये भी कॉमन एक्सपेंसेस, इनको भी क्या करेंगे इंशाल्लाह? डिस्ट्रीब्यूट। देखेंगे जब जरूरत पड़ेगी, इसको मैं लिख ही नहीं रहा इसलिए, ओके? तो इसकी भी डिस्ट्रीब्यूशन करनी पड़ती है, ये भी ओवरहेड्स ही होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन, ओके? डन। अब लड़ाई हमारी कहाँ चल रही है? सारी लड़ाई हमारी यहाँ प्रोडक्शन ओवरहेड्स पे चलनी है, ठीक है? वैसे भी कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर लड़ाई हमारी ज़्यादा चली मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न पे होती है। एनीवेज, प्रोडक्शन ओवरहेड्स को एलोकेट करने के ये तरीके हैं, बाकी नॉन प्रोडक्शन को भी एलोकेट करने के लिए तरीके ऐसे ही इस्तेमाल होंगे अगर कभी करना पड़े तो, पर वो प्रोडक्ट कॉस्ट से आगे निकलेगा तो हम इस तरफ जाएंगे ना, ठीक है? उनकी डिस्ट्रीब्यूशन भी किसी तरीके पर होती होगी, उसको छोड़ दें फिलहाल। अब सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको आज पढ़ाने जा रहा हूँ वो क्या है जी? सिंगल रेट सिस्टम। और सिंगल रेट सिस्टम जो है ना जी, वो मैंने तकरीबन आपको ना करा दिया है, मतलब, लेकिन जाहिर सी बात है अभी कल का दिन इस पर पूरा लगेगा, क्योंकि बातों बातों में कराया है, सवालों में नहीं कराया, ठीक है? बातों बातों में जो कराया वो क्या कराया है? मैंने आपको अभी क्या बोला था? आपने पीरियड के स्टार्ट में खड़े होकर बजट करना है कि आपके कितने एफओएच होंगे और कितनी आपके यूनिट्स बनेंगे। यानी 2 चीजें आपने बजट की हैं, एफओएच की कॉस्ट और दूसरा बजटेड प्रोडक्शन। ये दोनों बजट्स यूज करके आपने एक रेट निकाला था अभी थोड़ी देर पहले। वो कैसे निकाला था? आपने कहा था जी एफओएच की कॉस्ट है, डिवाइड कर दो इसको बजटेड यूनिट्स के साथ, तो क्या आ गई थी आपकी एफओएच की कॉस्ट पर यूनिट। अच्छा, अगर आपकी बजटेड कॉस्ट डिवाइड हो बजटेड यूनिट्स की बजाय बजटेड लेबर आवर्स के साथ, ऐसे भी तो हो सकता है ना कि आप ये कहो जी मेरी जो है वो अगले साल के अंदर मुझे एक्सपेक्टेशन है कि 15 लाख रुपए मेरे एफओएच आएंगे, और यूनिट्स की बजाय यूँ बता दो, और मैं ये बजट कर रहा हूँ कि मैं अगले साल के अंदर तकरीबन कोई 10,000 लेबर आवर्स काम कराऊंगा। लेबर बढ़ा लेंगे, एक बंदे से 10,000 घंटे काम करा सकते, ठीक है?
तो हम काफ़ी लेबर, मतलब हमने लेबर आवर्स हमारे पास अवेलेबल है, हम बजट कर रहे हैं कि हमें 10,000 घंटे काम करवाना पड़ेगा लेबर से, तो उसी कॉस्ट को डिवाइड कर दोगे 10,000 से, तो लेबर कॉस्ट की बेस वो फिर रुपीज इतने पर यूनिट की बजाय पर लेबर आवर बन जाएंगे। डिवाइड कर दोगे मशीन आवर्स के साथ तो पर मशीन आवर। अच्छा, एक दो काम आप करके आए हैं बेसिक्स के अंदर, अगर आपको यूं कह दिया जाए कि जी अगर 100 रुपये मटीरियल लगता है, और जब 100 रुपये का मटीरियल एक यूनिट पर लगता है और एफओएच जो है वो 150% ऑफ डायरेक्ट मटीरियल लगते हैं, तो आप क्या कहोगे? वेरी सिंपल, 100 रुपये का मटीरियल, 150 रुपये का एफओएच, कभी लेबर के साथ जोड़ सकता है। तो ये बेसिस हैं जो मैंने आपको बताई। तो स्टार्ट ऑफ द पीरियड पे खड़े होकर आप एक रेट निकालते हैं, बजटेड रेट, जिसका नाम क्या मैंने थोड़ी देर पहले लिखा था ऊपर, ओवरहेड का एब्जॉर्प्शन रेट। ओवरहेड का प्यार से उसको हम कहते हैं OAR, ठीक है, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। तो ये आपने स्टार्ट ऑफ द पीरियड खड़े होकर निकालना है सबसे पहले, ठीक है। तो स्टेप 1 क्या होगा, आपने 3 स्टेजेस पर इसको समझना है प्लीज, ठीक है। तो मैं अब इसको पकड़ कर ले आया हूं, इसको जरा पढ़ाने लगा हूं, ठीक है। फिर इसी तरह से डिपार्टमेंटल रेट सिस्टम पढ़ेंगे, फिर ये चैप्टर खत्म होगा। 7-8 दिन तो लग ही जाते हैं इस पे मेरे हिसाब से, लेकिन मेरे हिसाब से कभी भी क्लास का वो मामला नहीं चल रहा होता, चल आपके हिसाब से ही रहा होता है। तो आप 7-8 दिन में ना करें, आप 10 दिन लगाएं, 12 लगाएं, जितना टाइम आप लगाएंगे लगाएं, कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो सिंगल रेट सिस्टम शुरू हो गया जी। अच्छा जी, तो मैं जैसे अर्ज कर रहा था, आपने पीरियड के स्टार्ट में खड़े होकर क्या निकालना है, कैलकुलेट करना है एक ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। ओके, तो ये जनाब मैं इस तरह से आपके लिए ये 3 स्टेजेस बनाऊंगा, पीरियड के स्टार्ट में, ड्यूरिंग द पीरियड और एंड ऑफ द पीरियड, ताकि याद रहे किस मौके पे क्या करना है। तो एट स्टार्ट ऑफ अ पीरियड, एट स्टार्ट ऑफ अ पीरियड, भाई समझ तो आ रही है ना? अच्छा, समझ आ रही है कि कुछ नहीं? भाई मैंने पढ़ाया भी कुछ नहीं है और समझ आपको आ गई वैसे। चलो, एक बात ध्यान में रखना है, सवाल के बारे में आप नहीं डिसाइड करना ये सही है या गलत है, ये करना है या नहीं करना है। अगर सवाल आगे का होगा मैं खुद बता दूंगा, बेटा अभी थोड़ा सब्र कर जाओ, फलां मौके पे इसका जवाब आ जाएगा, और फिर जब मौका आएगा मैं बताऊंगा भी सही, मौका तो बताऊंगा भी सही कि यार देखो ये वो वाला जो है वो सवाल जो आपका था वो आ गया, इसलिए वो मेरे 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 जिम्मे है। आपके ज़हन में जो सवाल आए आपने पूछना है लाजमी, ये ना हो कहीं कोई अहम सवाल रह जाए। शर्म नहीं करनी सवाल पूछने में, वो जी सारे हंसेंगे, हंसने वाले रह जाएंगे, आप पास हो जाओगे, फिर वारे का होता है ना, ठीक है। तो आपने अपने सवाल करने हैं, आपके सवाल सही मौके पे हैं, सही है नहीं है, ये मामला मेरे पे छोड़ दें, ठीक है, मैं खुद डिसाइड कर लूँगा। ओके, अच्छा जी, एट स्टार्ट ऑफ अ पीरियड आपने क्या करना है, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट कैलकुलेट करना है। ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, कोई बताए, कि जो पहली बार क्लास पढ़ रहा है वही बताए, कोई दूसरी बार पढ़ रहा होता है कभी कभी। ओ यार, इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ, बोलो, ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल डेटा, है ना जी, ऑन द बेसिस ऑफ बजटेड। थे फूटो ना, फूटो गलत हो जाएगा तो की हो जाएगा, इधर फेल हो जाना है तुम लोगों ने गलत जवाब देके हैं। ऑन द बेसिस ऑफ बजटेड डेटा, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है जी, यही तो मैं बता रहा था आपको। बहरहाल बजटेड डेटा की बेस पर आपने, ऑन द बेसिस ऑफ बजटेड डेटा, ठीक है जी, बजटेड डेटा की बेस पर आपने क्या निकाल लेना है जी, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, ठीक है जी, एस्टिमेटेड एफओएच रेट पर यूनिट, अगर अपने अल्फाज में कहना चाहो तो OAR, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट किसे कहते हैं जी, बजटेड या एस्टिमेटेड रेट ऑफ एफओएच पर यूनिट, पर लेबर आवर, पर लगे होते हैं इसको, ठीक है, समझ आ रही है? तो फिर नाखून क्यों काट रहे हो? अच्छा, अब कैसे, ये कैसे निकलेगा, ये कैसे हो पाएगा, ये क्यों कर हो पाएगा? इसका फॉर्मूला है जनाब बहुत ही आसान, आपको फॉर्मूला भी तो बताया था अभी मैंने, ये बस सवालों में, अभी तो गपशप ही लगी जा रही है, लेकिन सवालों में जाएंगे तो ये चीजें बस अप्लाई करने लग जाएंगे। तो ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट का फॉर्मूला है बजटेड एफओएच कॉस्ट, बजटेड एफओएच की कॉस्ट डिवाइडेड बाय
बजटेड बेस, बजटेड बेस, ठीक है, सही है। अब ये बेस जो है ये भी मैंने अभी अभी आपको बताई सारी। अगर आप यूनिट से डिवाइड करेंगे तो पर यूनिट, लेबर आर से डिवाइड करेंगे तो पर आर, मशीन आर से डिवाइड करेंगे तो पर मशीन आर। ये ज़्यादा मशहूर है, ज़्यादा मशहूर ये 3 बेसिस हैं। फिर 3 कम मशहूर बेसिस, कि आपको एफ दे दिया जाए एज अ परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, एज अ परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, एज अ परसेंटेज ऑफ प्राइम कॉस्ट, ठीक है। तो फिर वो बेस जो है वो कुछ भी हो सकती है। फिर वो असल में OAR निकालने का तरीका फिर क्या होगा, दोनों तरह से हो सकता है ना, ठीक है। यानी कि ये इस केस के अंदर बेस जो है वो 3 बन सकती हैं, ठीक है जी। नंबर 1 प्रोडक्शन यूनिट्स, प्रोडक्शन यूनिट्स, यानी आप एफ को डिवाइड किससे कर दें, प्रोडक्शन यूनिट्स के साथ, तो आपके पास एफ का रेट जो आएगा वो पर यूनिट आ जाएगा, ठीक है। और या फिर आप उसको कर दें डायरेक्ट लेबर आवर्स के साथ, डायरेक्ट अब क्या लेबर आवर्स के साथ डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका रेट पर लेबर आवर। और अगर आप उसको कर दें मशीन आवर्स के साथ डिवाइड, तो आपकी एफ की कॉस्ट क्या आ जाएगी, पर मशीन आवर आ जाएगी। ये क्या है जी, आपकी बेस। बजटेड एफ सवाल में गिवन होंगे या आपको निकालने पड़ेंगे, और कोई ना कोई एक बेस वो बताएगा जिसकी बेस पे आप OAR निकाल लेंगे। ये कब कर रहे हैं सारे काम हम खड़े होकर, एट स्टार्ट ऑफ अ पीरियड। इसीलिए तो इसको कहते हैं प्री डिटर्मिन्ड रेट, एस्टिमेट्स की बेस पर ये एक रेट निकल रहा है। एक्चुअल एंड पे फर्क आएगा तो अंडर ओवर एब्जॉर्ब का काम वहां पे करना पड़ता है, देखेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। अच्छा, ऐसे ही अगर आप OAR ऐसे निकालते हो, बजटेड एफ कॉस्ट इनटू परसेंटेज, ये आप करके आए हैं बेसिक्स में। ये देखें, ये आपने यहां पे सवाल किए थे कुछ, ये क्या लिखा हुआ है, फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट जो है वो क्या है, 80% ऑफ डायरेक्ट। ये आपने क्या किया था, मटेरियल कॉस्ट के साथ लिंक कर दिया था एफ को, कि अगर 100 रुपये मटीरियल की कॉस्ट आएगी एक यूनिट पर तो 80 रुपये एफ की कॉस्ट आएगी। इसी तरह लेबर कॉस्ट के साथ भी जुड़ सकते हैं, प्राइम कॉस्ट के साथ। प्राइम कॉस्ट किसे कहते हैं, भूल गया प्राइम, ठीक है। तो ये पता ही है आपको। तो अगर आपने OAR जो है उसको निकाला है, यानी सवाल में OAR जो आपको गिवन है वो एज अ परसेंटेज ऑफ एनी कॉस्ट गिवन है, तो फिर यहां पर भी आपकी बेस परसेंटेज जो लग रही होती है, ठीक है, ये परसेंटेज जो लगती है ये जनाब 3 तरह की बेसिस इसमें भी यूज हो जाया करती है, ठीक है जी। मतलब मशहूर क्या है जी, मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट और प्राइम कॉस्ट। वो डायरेक्ट कॉस्ट बहुत कम आती है, बस मैंने समझा दिया था। तो ये 6 बेसिस हैं जो आपके सवाल में कोई भी गिवन हो सकती है, आप जो गिवन हो वो यूज कर लेंगे, ठीक है जी, सही है। तो ये काम करने से आपके पास एक एस्टिमेटेड रेट आ जाएगा पीरियड के स्टार्ट में खड़े होकर, ठीक है जी। जैसे कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट ऑफ, ये 5वां सवाल एकदम से ही आ गया, तो फिर पहला दूसरा कौन करेगा, देखें जी, जरा ट्राई करेंगे आप इसको। एक यूनिट पर मैं ये करवाऊंगा आते साथ, लेकिन मैं जरा चाह रहा था, रह तो 5 मिनट गए, मैं चाह रहा था कि वो सामने सवाल आया, मुझे जरा अच्छा लगा।
चले खैर। अच्छा जी, तो ये देखें जी, 1 यूनिट पर 6 किलो मटेरियल के लगते हैं, 10 घंटे लेबर के लगते हैं। मटेरियल 600 रुपये पर केजी हमें मिलता है, लेबर 400 रुपये पर आवर हम पे करते हैं, और एफवाई जो है वो 140 रुपये पर डायरेक्ट लेबर आवर हम एब्जॉर्ब करते हैं। तो अगर मिसाल के तौर पे 10 घंटे लेबर ने 1 यूनिट पर लगाने हैं, तो 10 इंटू 400 लेबर कॉस्ट आएगी, 10 आवर्स इंटू 140 क्या आ जाएगी, एफओएच की कॉस्ट। ये करना है आपने। दूसरा सवाल, 1 यूनिट ऑफ अ प्रोडक्ट रिक्वायर्स 8 kg मटीरियल, 3 आवर्स ऑफ डायरेक्ट लेबर, मटीरियल कॉस्ट 100 रुपये, बिल्कुल वैसा ही एफओएच इंक्लूडेड एट 50% ऑफ। अब पहले आप 4 kg इंटू 100 करोगे तो 400 रुपये आएगा, उसका 50% करोगे तो ये एफओएच आएगा, मटीरियल लेबर अलग, एफओएच ये करने हैं सवाल। मैं आते साथ पहले यहीं से शुरू करूंगा कल। अब ये चेक करो जी, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। छोटे छोटे सवाल हैं ये जो मैंने अभी अभी ज़बानी आपको कराया, मैं चाह रहा हूँ ये एक पहले एक हाथ आप करें, फिर क्विकली मैं आपको करा दूंगा, मसला कोई नहीं, ठीक है। बजट इन्फॉर्मेशन कहता है जी प्रोडक्शन 5000 यूनिट्स है, टोटल डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट 125, टोटल डायरेक्ट लेबर कॉस्ट 5 लाख, 5 लाख डिवाइड बाय 50 रुपये करेंगे तो नंबर ऑफ आवर्स पता लग जाएंगे। वैसे कितने हैं बोलो, अगर 5 लाख रुपए टोटल लेबर कॉस्ट है और एक लेबर का घंटा 50 रुपये कॉस्ट करता है, तो इसका मतलब ये कितने घंटे 2025 के साल में हमारे लगे होंगे। तो 5 लाख डिवाइडेड बाय 50 करोगे, समझ आ रही है। तो इसका मतलब क्या बन गया, 10,000 बोला आपने, 10,000 लेबर आवर्स लगे, ठीक है जी, सही है। अच्छा, उसके बाद टोटल एफओएच 75,000 है और मशीन आवर्स 5 आवर्स पर यूनिट लगते हैं। तो टोटल मशीन आवर्स निकालने हो तो 5,000 इंटू 5 कर दोगे। अब वो कहता है ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट निकालो बेस्ड ऑन डायरेक्ट लेबर आवर्स। हाँ जी, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट निकलना कैसे, 75,000 डिवाइडेड बाय, अब 75,000 क्या है, और ये क्या है, सारी की सारी बजटेड इंफॉर्मेशन है ना, यानी बजटेड एफओएच आ गए। 75,000 डिवाइड करते हो, कह रहा है किससे, लेबर आवर से। अब लेबर आवर 5 रुपए पर यूनिट है बजटेड, लेकिन यूनिट्स कितने बजटेड हैं, तो 5,000 इंटू 5 करो तो ओएआर कितना आ गया, मशीन आवर से। आई एम सॉरी, अच्छा तभी तो ये इस तरह से दिया होता जी, कितने से करेंगे डिवाइड, 10,000 से। तो आंसर क्या आ गया, 7.5 पर लेबर आवर। निकल सकते हैं इसी तरह से सारे, ये तीसरा चौथा, इसीलिए मैं कह रहा हूं आपने करना है खुद से ट्राई, ओके। ये करा दूंगा आते साथ, ठीक है, बिल्कुल सिंपल से हैं, लेकिन सोल्यूशन चूंकि देखो जरा नोट्स में है पहले 4 में से किसी का, एंड पे होते हैं सोल्यूशंस एंड पे होते हैं, बिल्कुल एंड पे सोल्यूशन। 4 से है, ओ नो, चलो कोई बात नहीं, खैर है, फिर विचार करने। अच्छा, अब एक रेट निकल आया, इस तरह से एक रेट निकल आया। अब जब पीरियड के दौरान आप यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे होंगे, जब प्रोडक्शन चल रही होगी ड्यूरिंग द पीरियड, तो जो आपने ओआर निकाला है ना उसको यूज करना है, ठीक है, और प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालनी है। यानी जब भी कोई यूनिट बनाएंगे तो मटेरियल लेबर के साथ एफओजी कॉस्ट भी उसमें अब्जॉर्ब करवा देंगे, 1 बनाएं, 10 बनाएं, 100 बनाएं, लाख बनाएं। तो ड्यूरिंग द पीरियड क्या करना है आपने, वो जो ओएआर आपने स्टार्ट ऑफ द पीरियड कैलकुलेट किया था उसको यूज करना है। यूज ओएआर कैलकुलेटेड एट, ये स्टार्ट ऑफ द पीरियड वाला, कैलकुलेटेड एट स्टार्ट ऑफ द पीरियड टू फाइंड फाइनल लिखा गया, टू फाइंड एफओएच कॉस्ट इन प्रोडक्ट कॉस्ट, टू फाइंड एफओएच कॉस्ट फॉर प्रोडक्ट कॉस्ट। यानी प्रोडक्ट कॉस्ट के अंदर हमने एफओएच की कॉस्ट भी ऐड करनी होती है ना। तो बोलो, अंग्रेजी सही लिखी गई है। यूज ओएआर कैलकुलेट स्टार्ट ऑफ पीरियड टू फाइंड एफओएच कॉस्ट फॉर प्रोडक्ट कॉस्ट में मटेरियल लेबर के साथ एफओएच की कॉस्ट भी क्या करनी होती है हमने। अच्छा, अब ये कैसे करेंगे, ये इसका फॉर्मूला क्या है, बड़ा मुश्किल फॉर्मूला, जरा ध्यान से देख लें प्लीज। एफओएच जो आपने एब्जॉर्ब करवाने होते हैं ना जी, एफओएच एब्जॉर्ब्ड,
यानी एफओएच की कॉस्ट जो टोटल निकलती है वो आप करते हैं जी OAR इनटू एक्टिविटी लेवल, OAR इनटू एक्टिविटी लेवल परफॉर्म्ड। क्या मतलब आपने स्टार्ट में खड़े होकर अंदाजे की बुनियाद पर क्या कहा, 10,000 यूनिट्स बनेंगे और इतने एफओएच होंगे, तो आपने 10 रुपए एफओएच की कॉस्ट निकाल ली, OAR निकाल लिया। अब ड्यूरिंग द पीरियड आपने 10,000 यूनिट नहीं बनाए, 8,000 बनाए, तो वो 10 रुपए इंटू 8,000 कर दो। 7,000 बनाया, 10 इंटू 7,000, 11,000 भी बना सकते हो, अंदाजे से ऊपर चलेगी प्रोडक्शन, तो 11,000 इंटू, बड़ा मुश्किल फॉर्मूला था, है ना। और आखिर में पीरियड के एंड पे क्या करना है वो मैं आज बिल्कुल भी नहीं बता रहा, क्योंकि आज उसकी कोई जरूरत नहीं है, फिलहाल उसकी जरूरत, वैसे वो एंड पे, पीरियड के एंड पे जाके ना हम अंडर ओवर एब्जॉर्ब्ड की कैलकुलेशन करते हैं, क्योंकि हमने अंदाजा लगाया था 10,000 यूनिट्स बनेंगे और 15 लाख कॉस्ट आएगी। कॉस्ट भी ऊपर नीचे हो सकती है, प्रोडक्शन भी बजटेड से ऊपर नीचे हो सकती है। तो जब ऐसा होता है तो चूंकि रेट बजट्स की बेस पे निकला होता है, इसलिए कभी ज्यादा ओवरहेड्स एब्जॉर्ब हो जाते हैं, कभी कम, तो उनकी एडजस्टमेंट पीरियड एंड पे जाके हम कर लेते हैं, ठीक है, वो मैं सिखाऊंगा, फिलहाल जरूरत नहीं है। अब 5वें सवाल पे अगर आप तशरीफ की टोकरियां लाएं, तो मेरा दिल में बस ऐसे ही आ रहा है कि कोई बात नहीं है, क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा मर थोड़े ही जाएंगे अगर ये सवाल की समझ ना आई तो, ठीक है, तो ये भी होमवर्क में करें। अब जरा सुन तो लें, वही प्रैक्टिस चल रही है। असल में ना सवाल यहाँ से शुरू हो रहे हैं, सही सवाल जिसको मैं कहता हूँ ना, ये पहला सवाल पास पेपर का, ये सिंगल रेट के 2 सवाल हैं हमारे पास, ये और इससे अगला, उसके बाद फिर यहाँ से हम डिपार्टमेंटलाइजेशन की तरफ चलेंगे, जो सबसे ज़्यादा टेस्ट होता है पास पेपर में। सिंगल रेट के वही 2 सवाल हैं जो आपके सामने हैं आज तक, ये सबसे ज़्यादा टेस्ट होने वाला ये काम है, लेकिन बुनियाद बनेगी तो वहाँ पहुँचेंगे ना, ठीक है। तो कल इंशाल्लाह हम सिंगल रेट उम्मीद है कर लेंगे, फिर डिपार्टमेंटलाइजेशन की तरफ चल पड़ेंगे, परसों वो सीख लेंगे, उसके बाद फिर उसके ऊपर काफ़ी टाइम लग जाता है हमें। लेकिन भाई मैंने किताबें बंद करने का नहीं बोला, मैं कह रहा हूँ ये सवाल पढ़ें ज़रा, जो आपको एक और होमवर्क गले में मार दिया मैंने। इतनी आसान चीज़ें हैं, देखो भाई, सवाल पढ़ने से आइडिया हो रहा होगा, हाँ होने के लायक है। बाकी मैंने कल आना है, लेकिन मैंने पर्चे में आपके साथ नहीं जाना है। अगर जिंदा रहा तो मैं आऊँगा कल, ठीक है, मैंने कल आना है नहीं, मैं इंशाल्लाह आऊँगा जिंदा रहा तो, ठीक है ना। तो अगर मैं आऊँगा कल तो आपको मसला होगा तो मुझसे पूछ लेना, नहीं आऊँगा तो कोई ना कोई तो भेजेंगे भी मेरी जगह पे, उनसे पूछ लेना, ठीक है। आप सुनो, कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट ऑफ जैन मेड द फॉलोइंग एस्टीमेट्स फॉर कमिंग ईयर। अगेन बजट्स हैं, फैक्ट्री ओवरहेड टोटल कॉस्ट आ गई, डायरेक्ट मटेरियल है, प्रोडक्शन वॉल्यूम, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर टाइम, कैलकुलेट प्री डिटरमिन्ड एफओएच एब्जॉर्प्शन रेट बेस्ड ऑन डायरेक्ट लेबर आवर, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। कोई मसला बोलो। आया कहता है कैलकुलेट टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ जॉब नंबर 924 बाय यूजिंग ईच एब्जॉर्प्शन रेट फ्रॉम पार्ट 1 इफ जॉब 924 रिक्वायर्स इतना मटेरियल और इतनी लेबर। ये असल काम सिखाना है आपको भाई, समझें। पीरियड के स्टार्ट में खड़े होकर आपने ये 5,25,000 के जो एफओएच एस्टिमेट किए थे, इनको यूज करके एक ओवरहेड का एब्जॉर्प्शन रेट निकाल लिया, ठीक है। जब वो निकाल लिया तो उसके बाद ड्यूरिंग द पीरियड एक ऑर्डर आया, ऑर्डर नंबर 924, जिस पर मटेरियल लगा 20,000 रुपए का और लेबर लगी 8400 रुपए की, और 1400 घंटे हैं, तो 8400 बटा 1400 करोगे तो आपको रेट भी मिल जाएगा। अब ओवरहेड्स कितने लगे, अब ए पार्ट में आपने पर लेबर आर ओवरहेड्स निकाले हैं ना, तो यहां पर जितने लेबर आर्स लगे हैं इस पर, ये 1400 इंटू दिस करके वो लेबर कॉस्ट आ रही थी, तो 1400 लेबर आर्स इंटू जो आपने OAR निकाला को मल्टीप्लाई करके तो एफओएच आ जाएगा, और इस जॉब की टोटल कॉस्ट आ जाएगी। क्यों आपके ऊपर डाल दिया, क्योंकि आप लाइन के बैगर्स नहीं हो, आपको बड़ा इस कॉस्ट के पर्चे में सबसे बड़ा मसला यही है, मैंने नहीं आगे चलना आपके, लेकिन मैं सारा कुछ कराऊंगा सही आपको इंशाल्लाह, छोड़ूंगा कुछ नहीं। पर मैं ये चाह रहा हूं कि थोड़ा सा देखो ना, एक थोड़ी सी गपशप लगाई, आपको आइडिया दिया, आपको एफओएच समझाया, बेसिक्स करा के आ रहा हूं, फेंक दिया आपके ऊपर, है आसान, इंशाल्लाह आप कर लोगे। बात समझ आइए कि करना क्या है। जितनी देर मैंने समझाने में लगाई, सवाल इतना किसी इस तरह से हो जाना था, बट मैं चाह रहा हूं आप थोड़ा दिमाग, 924 नंबर कोई ऑर्डर आया, उसकी टोटल कॉस्ट क्या है निकाल दो, ठीक है, मसलन कोई और चीज नहीं, सिर्फ ये फिलहाल सब समझो सिर्फ एक है। अब मैं मिसाल के तौर पे कहता हूं 525,000 डिवाइड बाय टोटल लेबर आवर्स कितने कह रहा है, 60,000 है ना, बताओ जी OAR क्या निकला आपका, OAR कितना आता है इस तरह से, जल्दी बताओ।
पर लेबर आवर, ऐसे ही है। अब जब ये जॉब की कॉस्ट निकालोगे आप पार्ट ए के लिए, तो आप कहोगे जी डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट इस पे लगी है 20,000, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट इस पे लगी है 8400, जबकि एफओएच इस पर लगे हैं 1400 इंटू 8 पॉइंट, हाँ बोलो कितना आता है आंसर? 12250। लो जी, ये जॉब की टोटल कॉस्ट आ गई। अब इसके आगे प्रॉफिट ऐड करके सेल प्राइस कोट कर सकते हैं, या आपके पहले ऑलरेडी सेल प्राइस कोट की होगी तो यहां से प्रॉफिट निकल आएगा। बात समझ आ रही है? ये कॉस्ट टोटल की। अब ऐसे ही दूसरे पार्ट में आपने किसी और तरीके से एफओएच की कॉस्ट निकाली होगी, तो मटेरियल लेबर वही रहेगा, एफओएच की कॉस्ट। तो ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं, इंडिपेंडेंट सिनेरियोज है, तो ये निकालनी कॉस्ट असल में आपने। अब समझ आई है? कर सकते हो ना? फिर एक और दे दूं अगला? चलो ठीक है, 5 सवाल आपके होमवर्क में बगैर कुछ कराए, ठीक है? इसकी पिक्चर जरूर लीजिए, लेकिन अभी ये बात पूरी नहीं हुई। सिंगल रेट सिस्टम को पीरियड के एंड पे अभी बताना है आपको कि अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन कैसे करेंगे, ठीक है जी? ओके, अल्लाह हाफिज जी। बेटा माजरत, एक सवाल बेटे ने कर लिया, तो अभी वो भी जरा पक्का कर लूं आपको। ये कौन सी एक्टिविटी लेवल की बात हो रही है? एक्चुअल। भाई सवाल ये किया गया कि बजट की बेस पर ओएआर निकला है, तो भाई हम पागल थोड़े हैं फिर बजट से मल्टीप्लाई करके फिर वापस उसी कॉस्ट पे चले जाए, ऐसा नहीं होता। ओएआर निकालते हैं बजट्स की बेस पर, वो निकाल कर फिर ये जो बजटेड डेटा होता है इसको डस्टबिन में फेंक देते हैं, और हम सिर्फ क्या चीज लेकर चलते हैं यहां से? ओएआर। ये कहां पड़े होते हैं? डस्टबिन में। हमारे पास क्या होता है? ये अभी 8.75 आपने निकाला, ये रेट होता है, ठीक है? वो रेट लेकर आते हैं और ड्यूरिंग द पीरियड जो एक्चुअल प्रोडक्शन होती है, एक्चुअल एक्टिविटी लेवल, उससे मल्टीप्लाई करते हैं, तभी तो ये बजटेड एफओएच नहीं है, ये एब्जॉर्ब्ड एफओएच है, ठीक है? अभी अगला स्टेप रहता है, अभी मैंने एफओएच का चैप्टर समझो शुरू ही नहीं किया, तो आपके ऊपर कॉन्फिडेंस है तो आपके ऊपर चीजें फेंकेंगे। खैर कोई मसला नहीं है, एंड पे पीरियड के जाएंगे तो हम देखेंगे एक तीसरी चीज आएगी, वो होगी एक्चुअल एफओएच। वो ना बजटेड है ना एब्जॉर्ब्ड है, वो एक्चुअल तीसरी चीज है, अभी उसकी तो बात ही नहीं की। तो बजट्स की बेस पे ओएआर निकलेगा, डस्टबिन में बजटेड डेटा, ओएआर लेकर सारा पीरियड एब्जॉर्ब करवाते रहेंगे, एंड पे जाकर देखेंगे यूनिट्स ऊपर नीचे होने की वजह से अंडर ओवर एब्जॉर्ब हो सकता है, एफओएच की कॉस्ट अंडर ओवर एब्जॉर्ब हो सकता है। तो एक्चुअल एफओएच और एब्जॉर्ब को फिर कंपेयर करेंगे, अंडर ओवर एब्जॉर्ब की एडजस्टमेंट करेंगे, बट ये कल करेंगे, पता नहीं कल भी करेंगे या नहीं करेंगे। तो फिलहाल आपको जो कहा है वो करो, ओएआर निकालना सीखो और प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालना सीखो। ओके, अल्लाह हाफिज।